नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है आरएएस मेंस के रिगार्डिंग, उसी में अभी तक हम जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 का फर्स्ट और सेकंड वीक का करंट अफेयर अपन डिस्कस कर चुके हैं और उनके मेंस के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका करंट अफेयर का जो वीक 3 है सितंबर 2024 का, वो कंटेंट जो है वो आज डिस्कस करेंगे पूरे एक सप्ताह का। ठीक है, और ये आरएएस के रिगार्डिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा कंटेंट आपके पास टाइमली पहुंच जाए एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, आज के लेक्चर में एक नई चीज़ मैंने करी है। जो क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर के लास्ट में दिखाता हूँ, बताता हूँ कि भाई ये लेक्चर के बेस्ड पे ये क्वेश्चंस हैं। आज मैंने थोड़ा एक इनोवेशन किया है फॉर ट्रायल, मतलब आप उसका उसके रिस्पेक्ट में फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा है। वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी पहले दिखाऊंगा, ताकि आपके लेक्चर को पढ़ते समय, लेक्चर को जब अपन वो टॉपिक डिस्कस करें तो आपके दिमाग में रहे कि भाई इस पर क्या क्वेश्चन बना हुआ था, और आपका मतलब दिमाग उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को पढ़ते समय दिमाग में उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग, आंसर की फ्रेमिंग करता रहे साथ के साथ, है ना। तो इसी के लिए मैंने एक बार वो आपको क्वेश्चंस पहले ही दिखा रहा हूँ। हालांकि वो लास्ट में वापस आएंगे क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन अपन दूसरे जो अपनी एक सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर वाली, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग, उसमें उनका मॉडल आंसर के साथ अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पहले ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आज के लेक्चर पे जो बेस्ड हैं। ये 15 शब्द वाले क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके पोज करके आप ये क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। ये जो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे उन्हीं में से ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये अपना 50 शब्द वाले क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप पोज करके और स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये। ठीक है, और ये है आपका 100 शब्द और 10 अंक वाले जो बड़े प्रश्न होते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखा दिए मैंने, है ना। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है कि 2026 के अंदर जो एशियाई खेल होंगे ना, उनमें योग को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया है। प्रदर्शन खेल का क्या मतलब होता है? प्रदर्शन खेल का मतलब होता है कि भाई सिर्फ खिलाड़ी जो हैं वो उस खेल को प्रदर्शित करेंगे, यानी खेलेंगे, उनको किसी प्रकार का मेडल नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे खेलों के अंदर मेडल मिलता है ना, ओलंपिक और एशियन के अंदर स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक, है ना, गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज होता है, उसके उस तरीके का कोई मेडल नहीं मिलेगा। जिन खेलों का मेडल नहीं मिलता लेकिन वो खेल खेले जाते हैं, उनको प्रदर्शन खेल या परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स बोला जाता है। तो एक नया चीज़ है कि भाई योग को, और योग आपके सिलेबस में है ही, आरएएस मेंस के अंदर पेपर 3 के अंदर योग अलग से टॉपिक है स्पोर्ट्स वाले में। तो इम्पोर्टेंट है ये बात कि भाई ये वाली स्लाइड, कि जो योग को है वो एशिया खेल जो 2026 में शुरू होंगे उसके अंदर इनको प्रदर्शन खेल के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। होंगे कहाँ ये एशिया खेल? ये नगोया जापान के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होगा, यानी प्रदर्शन खेल। दुनिया को पता लगेगा कि भाई ये खेल किस तरीके का होता है। देखो, ऐसा अगर कुछ होता है जो खेल हमारे इंडिया के मतलब देशज खेल या मतलब लोकल खेल होते हैं, और उनको वर्ल्ड लेवल या एशिया लेवल के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, मेडल उन खेलों में भले कोई सा भी देश जीते, लेकिन उसका जो जो कीर्ति है कि भाई ये खेल कहाँ पैदा हुआ, उसके बारे में स्टडी होगी, लोग दुनिया के अंदर उनके खिलाड़ी बनेंगे, तो उसके बारे में वो सब डिटेल कहाँ उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो सब आपको इंडिया से होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? देखो, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर खो खो का वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर। आगे आएगा अपने करंट अफेयर में, अपन पढ़ेंगे, है ना। तो होता क्या है, जैसे कोई खेल हमारे देश का है, अब दूसरे देश के अंदर योग अगर पहली बार परफॉर्म होगा तो भारत की तरफ से एक टीम जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से कुछ लोग देखेंगे कि भाई ये कौन सा खेल है, योग तो एक मतलब जीवन का एक एक्सरसाइज के फॉर्म में, ये स्पोर्ट्स भी है, उनको पता लगेगा। बहुत से लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो उनका मन करेगा। तो उनको अगर खिलाड़ी बनना होगा इस खेल के अंदर, तो इसके लिए उनको कोच की या ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोच कहाँ मिलेंगे? सिर्फ इंडिया में। तो हमारे यहाँ क्या होगा, एक नया सेक्टर जनरेट होगा, जो योग के अंदर क्या होंगे, योग के जो टीचर होंगे वो बाहर विदेशों के अंदर जाके अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे दो विदेशों के अंदर सेवाएं देंगे, इससे क्या होगा? हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, है ना।
जिसको योग सिखाना आता होगा या योग में जो पारंगत होगा, वो क्या बाहर जाके जो है ट्रेनिंग देगा तो उसका रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार वो बाहर से पैसा कमाएगा, इंडिया में भेजेगा, रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, है ना, दूसरे देश से। तो उससे हमारे व्यापार घाटा जो है वो कम होगा, डॉलर के हमारे पास है। तो ओवरऑल क्या होगा, हमारे सबकी ग्रोथ होगी एक छोटे से इवेंट से। और अभी ये क्या है, सिर्फ एशिया में होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि धीरे धीरे इसको ओलंपिक में भी सम्मिलित किया जाए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कोई खेल जो किसी पर्टिकुलर देश का होता है तो उस देश के खिलाड़ियों की जनरली क्या होता है कि तूती बोलती है, वहाँ के कोच और मतलब ह्यूमन रिसोर्स वहीं से प्रोवाइड होता है ज़्यादातर। समझे बात को आप। तो ये तरीके की चीज़ है, इसीलिए इसकी ये इम्पोर्टेंट है। और योग जो है वो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इस तरीके का ये एनालिसिस आप याद रखना, और ये फैक्ट हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने जैसा बताया आपको, नागोया जापान के अंदर ये होगा। अगर जापान की अपन लोकेशन देखना चाहें तो देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा प्यारा देश भारत, और ये इस तरफ जापान है। ये रहा टोक्यो, इसकी राजधानी है जापान की। यहाँ नागोया जो है वहाँ पे ये खेल अगली बार 2026 के अंदर खेले जाएंगे। और कहाँ है नागोया, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन साथ देखते चलेंगे ताकि पेपर में आए तो हमें पता रहे, ओके। और इसके साथ ही क्या है, ये आपका सी ऑफ जापान है इस तरफ, इधर येलो सी है। तीन तरीके के कलर पे है, रेड येलो और ब्लैक, तीन तरीके के सी है ना, येलो ब्लैक और रेड। ये येलो सी पीला सागर, ये ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशिया हो ही गया इस तरफ, ये हमारा देश भारत। चलिए, और भारत की जो जो यहाँ हमारे खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, उन्होंने बोला कि 2030 तक जो युवा ओलंपिक होगा या 2036 में जो ओलंपिक है उसकी मेज़बानी हम भारत जो है लेने की मतलब कोशिश कर रहा है। प्लस इसके साथ ही क्या है, और हम इसको ओलंपिक में योग को भी सम्मिलित करने के प्रयासरत हैं। इसके अलावा क्या है, ओलंपिक जो एशिया की जो ओलंपिक्स जो कमेटी है OCA, है ना, उसके जो OCA यानी एशियाई ओलंपिक परिषद जो है, इसकी 44वीं आम सभा जो हुई थी ना, इस आम सभा के अंदर जो इनको भारत के जो रणधीर सिंह हैं इनको अध्यक्ष चुना गया है। कब तक के लिए, 2024 और 2028 के लिए। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक तो रणधीर सिंह, एक आपका ये नागोया जापान वाला एशियाई खेल, और योग, ठीक है। ये की फैक्ट्स आप याद रखना। ये इसके बेस्ड आपका MCQ है। अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी, आपका मेंस है इस बार, तो मैं बोलूँगा कि आप ये MCQ प्रैक्टिस नहीं करें। और जो बच्चे अगले बार मेंस या नेक्स्ट टाइम RAS जो अभी वैकेंसी आने वाली है जुलाई के करीब, उस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ये MCQ भी अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पोज करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर फिर ऑलरेडी लेंदी हो जाता है, और जो कंटेंट है फिर वो मुझे कम करना पड़ता है डिस्कस करने के लिए। और फिर बच्चे कहते हैं कि सर लेक्चर बहुत लेंदी है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट आप अटैम्प्ट इसको जरूर करें, मैंने स्पष्टीकरण भी, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस पैरा ओलंपिक चल ही रहे थे, उसमें नवदीप सिंह जो थे उन्होंने भाला फेंक में कौन सी कैटेगरी में, F41 में स्वर्ण पदक जीता है। F41 की कैटेगरी कौन सी होती है, जिनकी हाइट कम होती है ना, वो हाइट कम की वजह से जो स्पोर्ट्स जो दिव्यांगता आती है, वो वाली जो कैटेगरी है वो F41 है, ठीक है। और इनके इसमें क्या है, देखो ये जो है ना हुआ क्या था, इनको एग्जैक्टली तो मिला तो रजक था, लेकिन जो ईरानी एथलीट थे ना उनको स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उनको क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था कि भाई ये ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का नियम है कि वहाँ आप कोई किसी प्रकार की राजनीतिक जो है ना वो मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर पाओगे। और ईरान की जो परिस्थितियाँ थी उस समय, जो कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही थी देश में, है ना, उसका विरोध या उनका समर्थन के चक्कर में उन्होंने राजनीतिक कुछ जेस्चर जो है वो शो किया था, और उस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उनका जो स्वर्ण पदक है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो उनका स्वर्ण पदक अगर कैंसिल किया तो वो किसको आएगा, जो नेक्स्ट जो टॉपर कौन थे, रजत पदक विजेता थे कौन, नवदीप सिंह। तो इनको क्या है, वो रजत जो था बाद में वो स्वर्ण में बदल गया, ठीक है। थ्रो कितना किया था इन्होंने, 47.32 मीटर का किया था, ठीक है। बाकी ये फैक्ट हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों कुश्ती छोड़ दी और वो सब, लेकिन ये इतना आप याद रखना, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये साफ़ कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट, ये इसके बेस्ड MCQ है, और ये जो है इसका MCQ का आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक ना जातर प्रथा पाई जाती है। जातर प्रथा क्या है, देखो पहले समझ लो आप, कंटेंट बाद में देखना। क्या
राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बांसवाड़ा, दक्षिणी क्षेत्र का। ठीक है, बांसवाड़ा में क्या है कि हरियाली अमावस्या के आसपास जो एक फसल जो फसल निकल कर आती है ना, जो फसल पैदा होती है, जहाँ जनरली वहाँ मक्का पैदा होता है उस समय, तो मक्के की फसल को क्या करते हैं वो लोग, सारे गांव के लोग, जितनी फसल पैदा होती है उसके बाद वो नेक्स्ट डे जो है गांव का जो मंदिर होता है वहाँ रात भर जागरण करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट्स को कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो यानी जो मक्के की जो फसल पैदा हुई उसमें से पहला हिस्सा तो वो किसके लिए निकालते हैं, भगवान के लिए। दूसरा हिस्सा वो निकालते हैं अपनी बेटियों के लिए। समझ रहे हो बात आप? मतलब उनका मतलब वो मातृ प्रधान समाज एक तरीके की जो भावना होती है उस तरीके से ये काम करते हैं कि भाई जो अपनी बेटियां होती है, भले वो ससुराल में होते हैं, उनका हिस्सा निकालते हैं और वो उस हिस्से को उन बेटियों के ससुराल में जाकर, घर पे जाकर उनको वो हिस्सा दे के आते हैं। जैसे मान लो कि किसी के यहाँ 100 क्विंटल मक्का हुआ और उसमें से बेटी का हक बन रहा है 20 क्विंटल का, तो वो 20 क्विंटल उस बेटी के यहाँ पहुँचा के आएंगे। ठीक है, भले बेटी ने मतलब कोई उसका बेटी उसकी उन अपने पियर के खेत में कोई काम करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वही मानते हैं कि भाई इतना तो भगवान का हिस्सा है और इतना हमारी बेटी का हिस्सा है। उसके बाद जो बचता है ना वो लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं तीसरी पोजीशन पे आके। यानी प्रायोरिटी रहती है, सबसे पहले तो ईश्वर को देते हैं, फिर वो अपनी बेटी को देते हैं और तीसरा अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं। अब जो खुद के लिए यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर भी वो क्या करते हैं कि जो जैसे खेत में उन्होंने बैलों को यूज़ किया तो बैल के भी वो जो है वो मक्के की फसल को अर्पण करते हैं, बैल को भी खिलाते हैं। इसके अलावा जो और कोई जैसे पक्षी वगैरह हैं उनको भी देते हैं। तो अल्टीमेटली इसका मतलब मोटो क्या है कि वो लोग अपन जो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को इंगित करते हैं कि भाई प्रकृति ने हमें ये सब दिया है, ये फसल दी है ना, प्रकृति की वजह से ही तो फसल होती है। ठीक है, तो उसके प्रति अपना आभार वो व्यक्त करते हैं। और समाज में जो है बेटी की जो है वो उन ऊंचे लेवल पर उनका बेटियों का जो है वो स्थान वो स्थायी रूप से निश्चित करते हैं, ताकि इससे दो चीज़ें होंगी ना। बेटी को अगर वो जाएगा तो ससुराल में क्या होगा कि बेटी को जो है उनको पता होगा कि भाई इसकी पीर से फसल इसकी पर्टिकुलर आएगी। अब ससुराल के अंदर मान लो उनके 3 बहुएं हैं और एक सास है, ठीक है, तो चारों के घर से क्या है फसल आएगी। तो अल्टीमेटली ये एक सामुदायिक भावना के हिसाब से चलते हैं कि भाई किसी के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, सब बराबर इक्वली ग्रो करें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाली जो जातर प्रथा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो ये मैं इसको हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, इसका सामाजिक पहलू क्या है? तो ये सामाजिक पहलू ये है कि ये प्रथा सामूहिक पूजा, भजन कीर्तन, हरियाली अमावस्या पे होता है ये। ठीक है, एक त्योहार की तरह मनाते हैं और ये सामाजिक एकजुटता को दर्शाती है। ठीक है, और किसान जो है वो प्रकृति और मवेशियों को इसके थ्रू, मैंने बताया ना, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया कैसे होता क्या है कि फसल कटने पर परिवार के जो सदस्य हैं वो पहले भगवान को फसल अर्पित करते हैं और फिर बेटी का हिस्सा निकालकर पिता और परिवार के सदस्य उसके घर दे के आते हैं। ठीक है, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैंने पढ़ाई दिया है। ये इस पे MCQ और ये MCQ का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, भारत में कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण और उसकी चुनौतियां और उनका वैश्विक संदर्भ। अभी क्या हुआ था कि मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय है आपका उदयपुर का, उसके एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है सूरवीर सिंह बाणावत। इन्होंने एक स्टडी करी और उस स्टडी का नाम था, टॉपिक था, जो हेडिंग थी वो क्या थी कि सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ कार्बन टैक्सेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि भाई विश्व के संदर्भ में भारत में कार्बन नियंत्रण के जो प्रयास है ना वो धीमे हैं। कैसे हैं कि भारत की जो विश्व में चौथा सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। तो 3 कौन कौन से हैं? तो पहले पे चीन, USA और यूरोपीय संघ। ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने बोला है कि भाई पेनिट्रेशन जो है ना, मतलब भेद्यता जो है वो गर्म देश होने के कारण क्या है कि गर्म देश होने के कारण भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या है कि जो कार्बन टैक्स वगैरह लगाकर क्या होगा, कार्बन टैक्स अगर लगेगा, ठीक है, तो कार्बन टैक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जितना ज़्यादा कार्बन इमिट करोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, यही होता है। ठीक है, और जो कम इमिट कर रहे हैं उस टैक्स के अमाउंट को, जो कार्बन कम इमिट कर रहे हैं या बिल्कुल इमिट नहीं कर रहे उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट जो ये एक उपकरण है जिसके थ्रू कार्बन उत्सर्जन को कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन का जो नियंत्रण है ना उसमें भारत के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब अपन देख लेते हैं कि कार्बन टैक्स का इतिहास, मतलब पहले किसने किया। तो ये
मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट याद रखना कि फिनलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाना शुरू किया था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हो गया था, तो विकसित देशों ने बोला कि भाई जो है उनको विकसित देशों को जिम्मेदार बनाया गया कि भाई ये इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, तो इनको इस पे जिम्मेदार बनाया जाए। और यहीं से शुरू हुआ था कार्बन इमिजन और रिडक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ना, कार्बन टैक्स पे सर्टिफिकेट मिलता है, बाद में उसको ट्रेड करते हैं वो सब। और पहले तो ये क्या था कि कंपलसरी था कि भी विकसित देश क्या है कि भाई ये सर्टिफिकेट खरीदेंगे किन से, ज़्यादातर जो कार्बन उत्सर्जन की कमी कर रहे हैं, कमी के प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादातर कौन थे, विकासशील देश थे। पेरिस एग्रीमेंट जो 2025 का हुआ ना COP21 में, उसके बाद ये जो CERC था, ये जो सर्टिफिकेट था, इसको स्वैच्छिक कर दिया। तो उससे क्या है, ये चीज़ें हैम्पर हुई हैं कार्बन उत्सर्जन वाली जो टैक्स वाली है, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला है कि संभावित उपाय क्या है इस चीज़ का, तो इन्होंने बोला है कि भाई संभावित उपाय है कि भारत में पर्सनल इनकम टैक्स को कार्बन टैक्स से प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, ये इस पे बेस्ड है MCQ, और ये इस पे बेस्ड आपका MCQ का आंसर। नेक्स्ट है भारत और USA का जो है संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था, कहाँ पर हुआ था, माजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहाँ है ये, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट एक एक्सरसाइज थी USA और इंडिया की। क्यों करते हैं जॉइंट एक्सरसाइज, कल को मिलकर कोई ऑपरेशन करना पड़े तो एक दूसरे के हथियार, लैंग्वेज, एक दूसरे की मतलब जेस्चर वगैरह चीज़ें समझ में आए, ताकि पता चल रहा है दोनों मिलकर कहीं लड़ रहे हैं कोई युद्ध के अंदर और दोनों के अंदर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप कोई फाइट और वो वार हार ना जाओ, है ना। तो 1200 सैनिक आए थे अमेरिका से, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। महिलाएं भी इसके अंदर जो है, महिला सैनिक भी थी, वो भी इसमें इन्होंने भाग लिया था, भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से। ये इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड आपका MCQ, देन ये इस MCQ पे आंसर। नेक्स्ट है हरियाणा के जो अरावली क्षेत्र है ना, अरावली जो अपने राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, उसका वो कौन कौन सी स्टेट में है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, है ना। 80% जो उसका एरिया है वो तो राजस्थान में ही है। तो जो हरियाणा का अरावली वाला क्षेत्र है, जो गुड़गांव और आपके इस तरफ फरीदाबाद इस तरफ फैला हुआ है ना, तो उसके अंदर क्या है, एक लुप्तप्राय कछुआ मिला है, जो लंबा कछुआ, जिसको बोला गया है एलोंगेटेड टॉर्टोइज। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये आपको ये कछुआ दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों में, इस एरिया में पाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि भाई ये जो अरावली वाला क्षेत्र था उसमें लुप्त हो चुका था, लेकिन वापिस ये हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में मिला है। दमदमा मतलब उस स्थान का नाम है जहाँ ये मिला है। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक है वो इसको लेकर आश्चर्यचकित हैं कि भाई हम तो इसको लुप्त प्राय मान रहे थे, लेकिन अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है इस एरिया में। पहचान क्या है, ये देखो, इसका क्या, जो ऊपर का खोल है ना वो पीले भूरे रंग का है, और जैतून रंग का या जैतून रंग का होता है, और इस पर काले धब्बे होते हैं। नाक पर इसके गुलाबी रंग का एक छल्ला पाया जाता है, और ये छल्ला बनता कब है, जब ये प्रजनन काल में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव जो आपका टाइम पीरियड होता है उसमें ये होता है। ठीक है, ये जो रिंग है जो पिंक कलर की, ये उस समय पाई जाती है। और रहता कहाँ है, ये पर्णपाती और पहाड़ी जंगल में रहता है। ठीक है, ये इस पे बेस्ड MCQ, देन ये MCQ पे बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक का ही एक, जो अब यहाँ पैरा ओलंपिक के पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो गया है ना। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक चले थे पेरिस में। तो यहाँ ये कंक्लूजन है कि इंडिया ने कैसा कैसा क्या क्या किया। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप देख लें। देखिए, कुल पदक इंडिया ने कितने जीते हैं, इसमें 29 जीते हैं। ठीक है, जिनमें 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 कांस्य पदक है। और भारत जो है सभी देशों में कौन से स्थान पे रहा, 18वें स्थान पे रहा। इन खेलों में जो 24 में हुए थे ना, इन्होंने इतने पदक जीते हैं 29 के, पिछले 52 सालों में, पूरे 52 सालों में ही हमने 28 पदक जीते, और इस एक साल में ही हमने कितने जीत लिए, 29 पदक। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी इंडिया की अब तक पैरा ओलंपिक्स में। टोक्यो में हमने 19 पदक जीते थे, जबकि इस बार हमने कितने जीते हैं, 29, यानी टोक्यो से 10 ज़्यादा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि भाई ये तो है पैरा ओलंपिक में इंडिया ने कितने जीते थे। अभी अगस्त में हमने वो सारा डिस्कस किया है ना, तो आप पढ़ के आए हो, पढ़ा हुआ है आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया ने टोटल कितने ओलंपिक में मेडल कितने टोटल जीते थे, उनमें कितने स्वर्ण थे, कितने रजत थे और कितने कांस्य पदक थे। ठीक है, सर्वाधिक मेडल किस में जीते, तो सर्वाधिक एथलेटिक्स में जीते थे। पुरुषों ने 18 जीते हैं, महिलाओं ने 10 जीते हैं। पहली कुछ जो इवेंट्स ऐसे थे जिनमें पहली बार पदक जीते, वो वाले इवेंट कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें क्वेश्चन इस स्लाइड से आपको RS मेंस में और RS अपकमिंग प्रीलिम्स में 100% क्वेश्चन मिलेगा। मेंस में तो डैम श्योर मिलेगा आपको इससे, राजस्थान के लिए। तो आप ये मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से और इनका कंटेंट अच्छे से तैयार करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है,
पहली बार पदक किन किन में जीते, एक तो तीरंदाजी में जीता, किसने, व्यक्तिगत वर्ग में किसने जीता था, अरविंदर सिंह जी ने, अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने ये पढ़ाई था। ट्रैक स्पर्धा में जीता है किसने, प्रीतिपाल सिंह ने, इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य जीता। जूडो में जीता था किसने, कपिल परमार जी ने, और इन्होंने कौन सा जीता, कांस्य। फिर तीरंदाजी के अंदर एक मिश्रित कांस्य पदक जीता था, किनके साथ, शीतल देवी ने जीता था, किसके साथ, राकेश के साथ मिलकर, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था इनके दोनों हाथ नहीं है, और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई आप ओडिशा की एक प्लेयर है जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो आर्चरी कर रही हैं, है ना। अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में थी, तो आप उनके बारे में बताइए कौन है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और किस किस ने खिताब बचाया, खिताब बचाया मतलब जिन्होंने पिछले टोक्यो और पैरालंपिक में भी मेडल जीता और इस बार भी जीता, तो उनमें एक तो है सुमित अंतल और एक हमारी सुपरस्टार हैं अवनी लेखरा जी। ये निशानेबाजी से संबंधित है, और सुमित अंतल जी किससे हैं, भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने क्या है, जो टोक्यो पैरालंपिक थे उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे, और यहाँ भी गोल्ड मेडल जीते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और है कि पैरालंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी थी ना, तो उसमें जो ध्वजवाहक थे, जो फ्लैग बीरर थे, वो कौन कौन थे। एक तो भाग्यश्री जाधव थी जो शॉर्ट पुट की जो आपकी जो गोला फेंक की खिलाड़ी हैं, और एक सुमित अंतिल जी हैं, ठीक है, जो जेवेलियन थ्रोअर हैं, यानी जो भाला फेंक की खिलाड़ी हैं। ये तो थे जो ये पैरालंपिक जब शुरू हुए थे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह जी कौन से, ये आर्चरी वाले, ठीक है। और दूसरा है प्रीतिपाल। प्रीतिपाल कौन, ये कांस्य पदक विजेता जो ट्रैक स्पर्धा से हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और इससे आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट है भाई इसके, हाँ, इसी जो अभी अपने पढ़ा है उसके बेस्ड ये MCQ है, प्रैक्टिस करना हो तो, और ये इस MCQ का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद क्या है, पैरालंपिक हो गए, उसके बाद एक डिबेट चली कि भाई मतलब न्यूज़ में कि भाई, और ये पूछी भी जा सकती है आपसे मेंस में 5 नंबर में या 10 नंबर में, कि ओलंपिक पे तो खर्चा किया लगभग 500 करोड़ और हमें मेडल मिले थे बहुत कम। मैं बता देता हूँ कितने थे, 6 मेडल, ठीक है। और पैरा ओलंपिक पे हमने खर्च किए 74 करोड़, ठीक है, और मेडल मिले हैं 29। तो ये तो तगड़ा है, मतलब हम पैरा ओलंपिक में तगड़ा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा, अगर इनको और ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए तो अभी तो हम 18वें स्थान पर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम टॉप 5 में रह जाएंगे, है ना। और यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये एक मतलब जो है एनालिसिस जो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बाद ये निकल के आ रहा था। तो इसमें अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रदर्शन और व्यय के हिसाब से देखें तो पेरिस ओलंपिक में 84 भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया और 29 पदक जीते, 7 स्वर्ण के साथ। और टोक्यो में इन्होंने 54 जीते थे, ठीक है। टोक्यो में हमने 26 करोड़ रुपए लगाए थे इनको ट्रेन करने के लिए, और इस बार 74 लगाए हैं, तो इन्होंने तो बैंकर आउटपुट दिया है। और दूसरी बात यह है कि भाई ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो प्लेयर्स होते हैं, जो मेडल जीते हैं, उनको समान ही मतलब मिलता है जो इनाम की राशि है ना। तो भारत में कितनी दी जाती है कि स्वर्ण जीतने पर 75 लाख, रजत पर 50 लाख और कांस्य पर 30 लाख, भले आप ओलंपिक में जीतो चाहे पैरा ओलंपिक में जीतो, ठीक है। बदलाव का कारण क्या है कि भाई हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कर दी कि भाई 19 से और सीधा हम 29 पे आ गए। तो रीज़न ये है कि टोक्यो पैरालंपिक के बाद इनकी जो पैरालंपियंस जो थे उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सरकार ने क्या है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया, किसके थ्रू, एक नए गेम शुरू किए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पहले तो खेलो इंडिया गेम्स तो होते ही हैं, वो अलग थे। वो कब शुरू हुए थे बताओ, वो 2020 से पहले शुरू हुए थे। एग्जैक्ट साल आप बताओ, वरना नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ना, वो पहली बार 2023 में शुरू हुए। तो इनसे क्या हुआ कि इन खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेशन मिला। इनमें कोई अगर ये मेडल जीत रहे थे तो इनको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा था और इनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल रहा था, और उनकी समाज में एक जो है मतलब एक स्थान इनको मिल रहा था। तो इससे इनके मोटिवेशन से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लक्ष्य क्या है, 2028 के जो पैरा ओलंपिक होंगे उसमें हमारा लक्ष्य होगा शीर्ष 5 में जगह बनाना। अभी हम शीर्ष 20 में हैं, यानी 18वें स्थान पर हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि टॉप 5 में आना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या अभी से शुरू क्या कर दिया कि ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं की तलाश की जा रही है। कहाँ पर, स्कूल और कॉलेज और लोकल लेवल पर, कि भाई कौन अच्छे प्लेयर हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ट्रेन करके और नेक्स्ट पैरा ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए। अच्छा, चैलेंजेस और जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है कि पैरा एथलीटों को मिलने वाली जो सुविधा है ना और बजट, उसको ओलंपिक से तुलना करें तो पेरिस ओलंपिक के लिए हमने 117 एथलीट भेजे थे और 490 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ऑलमोस्ट 500 करोड़, और जबकि हमें मेडल मिले थे 6।
और यहाँ कितने करे 74 और मेडल मिले 29। तो 2028 से पहले क्या है, बजट में और वर्दी और कॉरपोरेट सहयोग की अपेक्षा है। कॉरपोरेट सहयोग मतलब कि भाई कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कहीं से गवर्नमेंट से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए कंपेयर, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सभी खिलाड़ियों को देखना है, तो बजट फिक्स कर दिया, मान लो 74 करोड़ का 200 करोड़ कर दिया, और खिलाड़ी हो गए ज़्यादा, तो हर खिलाड़ी को क्या है, पैसा कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, लेकिन खिलाड़ी तो अच्छा है, वो मेडल ला सकता है। तो क्या करें, को जो कॉरपोरेट्स हैं, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है ना, वो क्या करें, उन पर्टिकुलर किसी किसी खिलाड़ी को स्पॉन्सर कर दे, है ना, जैसे रेलवे कर देता है, आर्मी करता है, तो वो स्पॉन्सर करेंगे, तो उनको भाई एक दो खिलाड़ी को तो वो स्पॉन्सर करेंगे, तो क्या होगा, वो खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो इंक्रीज होगी, तो उस मतलब जो कॉरपोरेट्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये भी हमें एक चीज़ देखनी चाहिए, ताकि उनको किसी तरीके का सपोर्ट मिलता रहे, यानी एक तरीके के भामाशाह उनको मिलें, ताकि वो अपना जो प्रैक्टिस है वो तो अच्छे से करें और देश के लिए मेडल जीतें। ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू है, और ये एमसीक्यू पे बेस्ड है आंसर है। नेक्स्ट है भी स्वामी विवेकानंद जी का खेतड़ी से संबंध था, जो क्या एक न्यूज़, मतलब न्यूज़ क्या बताएं, मतलब ऐसे कोई एक आर्टिकल आया था, उसमें था कि भाई जो उनका स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, वो खेतड़ी भी आके गए थे, और खेतड़ी के जो राजा थे ना अजीत सिंह जी, उनके साथ उनके निजी संबंध थे, है ना, व्यक्तिगत तौर पर उनके आपस में संबंध थे। तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर को 1893 को, है ना, जो विश्व धर्म सम्मेलन में जो एक ऐतिहासिक जो भाषण दिया था, जिनमें उनको 2 मिनट का बोला गया था, और उन्होंने बोला था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, है ना, तो वो बहुत ही अमेजिंग सा था, और वो सब आप जानते ही होंगे, पढ़ते ही होंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक रिकॉर्डिंग करके इन राजा जी को भेजी थी कि भाई आप जो है अपनी प्रजा को शिक्षित करने और उनको स्वस्थ करने की व्यवस्था करें। मतलब आज भी यही है कि भाई आप सब, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करनी चाहिए, कि एजुकेशन और हेल्थ पे करना चाहिए। ये दोनों अच्छी होंगी तो आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट पे अपने आप वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, है ना। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप कितने ही अच्छे हो, आपसे पढ़ाई नहीं होगी, और हेल्थ सही होगी, अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे चीज़ें कुछ कर पाओगे, है ना। तो उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि भाई आप स्वास्थ्य के लिए औषधालय खुलवाएं और शिक्षित करने के लिए गांव गांव में पाठशाला खुलवाएं। अभी न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है ना 6 महीने बाद इन राजा जी के पास पहुंची थी। क्योंकि आज तो देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा, अगर मैं लाइव लेक्चर लाऊँ तो आपके पास मिली सेकेंड्स के डिफरेंस के साथ आपके पास पहुँच जाए। उस समय ये मिली सेकेंड जो था ना, ये टाइम पीरियड ये 6 महीने का था, और जो फोनोग्राफ वगैरह एक टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके ये सब किया गया था, ठीक है। तो ये इसी के रेस्पेक्ट में है, ये आपका एमसीक्यू, देन ये एमसीक्यू पे बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है भाई तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास क्या है, ये वायुसेना का जो है वो भारत की वायुसेना का युद्धाभ्यास था, और ये 2 जगह हुआ था, ठीक है। 2 इसके चरण थे, एक चरण तो हुआ था आपका तमिलनाडु में, ठीक है, और दूसरा चरण हुआ था आपका जोधपुर में। और इसी के साथ क्या है, डिफेंस एक्सपो एक जो है वो जोधपुर के अंदर हुई थी। तो बहुत से जो मतलब डिफेंस के जो डीआरडीओ और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो अपना नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं डिफेंस के रिगार्डिंग, उनको उन्होंने शोकेस किया था वहाँ, जो है प्रदर्शनी लगाई थी, ठीक है। तो इसी में एक आया था भाई हेलमेट आया था। तो हेलमेट ये किसने बनाया था, एक कंपनी ने बनाया था। उन्होंने ये LCA जो लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अपना तेजस, है ना, उसके लिए एक विशेष हेलमेट है जिसका नाम क्या है, MSA गैलेट LA-100। इसकी खासियत क्या है कि एक तो ये हल्का है, और ये जी फोर्स के ऊपर, मतलब जी फोर्स यानी जो जी फोर्स आप समझते ही हैं, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन जो है वो कम होता जाता है, तो वो शरीर पर जो इम्पैक्ट डालता है उसको कम करने के लिए, और हवा का जो प्रेशर है उसको डील करने के लिए भी ये जो है हेलमेट जो है वो ज़्यादा कंपेटेबल है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये हेलमेट है जो है जो पायलट है उसको किसी अनहोनी की स्थिति में इजेक्शन के दौरान भी बहुत ही इजीली, मतलब वहाँ से कूदने में ये उसको सहायता करता है, और इजीली उसके साथ हेलमेट के साथ ही वो कूदेगा, ताकि अगर वो नीचे कल को गिरे तो सिर के बल गिरना भी पड़े तो सिर पे ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, और उस पायलट की जो है वो जान बच जाए, ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं, देखो एक हल्का है, ये विंड ब्लास्ट रेजिस्टेंस है, यानी मैंने जो बताया आपको कि भाई ऊपर जाने पे जो है ज़्यादा हवा का प्रेशर होगा तो उसको भी ये आसानी से बियर कर लेगा। इजेक्शन में आसानी, जी फोर्स में आराम, पायलट की सहन शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। तो ये एक्सपो कौन सी थी, डिफेंस एविएशन एक्सपो। राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो आए थे, ठीक है। और ये सारंग जो हेलीकॉप्टर की टीम है, इन्होंने अपना एरोबेटिक जो ये प्रदर्शन करते ही हैं जनरली, आपने देखा ही होगा। ये इस पर बेस्ड MCQ है, और ये MCQ पे बेस्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट है, इसी एक्सपो के अंदर क्या एक बात बताई गई थी कि भाई
तेजस का जो एडवांस वर्जन है जिसको मार्क 1A बोला गया है, ठीक है, ये जल्द ही वायुसेना में शामिल होगा। ये बात किसने बोली? इसमें आए हुए थे डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, ये इस एक्सपो में आए हुए थे, उन्होंने बोला था। अच्छा, तेजस को बना कौन रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु की जो है वो बना रहा है। कौन सी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है ये? 4.5 यानी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसने फर्स्ट जो अपनी है जो फ्लाइट कब जो भरी थी तो 28 मार्च 2024 को करी थी। ये हमारा इंडिया का खुद का बनाया हुआ विमान है। अभी तक MiG-21 और ये सब तो हमने रशिया से लिए हैं, सुखोई राफाल हमने फ्रांस से लिए। ये तेजस हमारा खुद का है, इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सालों की, मतलब 15-20 सालों की रिसर्च के बाद ये चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो और ये इन्होंने बोला है कि भाई पहली स्क्वाड्रन जो है वो बीकानेर के अंदर लगेगी। बीकानेर में कहाँ? नाल एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ पर ये लगेगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो स्क्वाड्रन जो है 1A की बात करी है ये, और मार्क 1 की जो है ना वो स्क्वाड्रन, वो अभी वर्तमान में कई जगह पर है। 2 स्क्वाड्रन है, कहाँ कहाँ है? एक तो 40 विमान की स्क्वाड्रन है द फ्लाइंग डेगर्स, और एक 18 स्क्वाड्रन 18 जो आपके प्लेन की जो स्क्वाड्रन है वो है द फ्लाइंग बुलेट्स। ये सुलूर एयरफोर्स तमिलनाडु में, ये दोनों ही। देखो स्क्वाड्रन का मतलब क्या हो गया कि टुकड़ी है, जिसके अंदर ही इस टुकड़ी, जैसे सेना के संबंध में टुकड़ी कहते हैं, वैसे वायुसेना के संबंध में उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। और स्क्वाड्रन लीडर किसको बोलते हैं? जो उस टुकड़ी का नेतृत्व करता है ना। न्यूज़ वगैरह मूवी वगैरह में देखते हो आप स्क्वाड्रन लीडर, तो स्क्वाड्रन लीडर का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर उस रेजिमेंट या उस टुकड़ी का जो नेतृत्व प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये इस पे बेस्ड MCQ है और ये MCQ बेस्ड आंसर है। नेक्स्ट है भाई ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी क्या है? एक चंबल की सहायक नदी है। इसको इसमें क्या होता है, बारिश आती है ना तो इसमें के अंदर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई इसको क्या है, किससे जो इंटरकनेक्शन, इसको इंटरकनेक्ट कर देंगे, किससे? आपके बनास नदी से। तो करने के इनको दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए बीच में एक पहाड़ आ रहा है, तो ऐसा बोला गया कि इस पहाड़ के अंदर से टनल बनाई जाएगी। उस टनल बना के इसको पानी को इस तरफ कर देंगे, ताकि बारिश ज़्यादा आएगी तो वो पानी बनास में चला जाए और बनास से वो बिसलपुर बांध में चला जाए, और जो लोगों को पीने की और सिंचाई की सुविधा आसानी से प्रदान होती जाए। तो ये बाकी इसके बारे में फैक्ट है, आप देख लेना, ठीक है। मेन बात मैंने बता दी। ये इस पे बेस्ड MCQ है और ये MCQ बेस्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट है भी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी ना, उसकी बैठक हुई थी आम सभा की, उसके अंदर फिलिस्तीन ने भागीदारी करी। अभी देखो जनरली क्या होता है, जनरली क्या ये रूल है कि भाई इस आम सभा के अंदर वही देश पार्टिसिपेट करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कौन बनते हैं? जो देश होते हैं। अब फिलिस्तीन को क्या है, देश का दर्जा कुछ लोग तो देते हैं, कुछ नहीं देते। अभी तक ये फिलिस्तीन ऑब्जर्वर था। तो पहली बार क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन के प्रति जो कुछ संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी जो मतलब विचारों में परिवर्तन आया कि 10 मई जो 2024 का था उसमें एक प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, और उसमें भारत सहित एक तो 43 मतों से ये प्रस्ताव पारित हुआ और फिलिस्तीन को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए। यानी अभी तक तो ये ऑब्जर्वर था। ऑब्जर्वर का मतलब कि भाई यहाँ तो मान लो UN की मीटिंग चल रही है, UN की मीटिंग चल रही है, और ऑब्जर्वर का मतलब हुआ कि ये गेट है, ये यहाँ आके फिलिस्तीन जो है खड़ा खड़ा देख रहा था, कई सालों से देख रहा था। अब की बार क्या है, इसको अंदर बुलाया है कि भाई तुम बाहर से, मतलब ऑब्जर्वर का मतलब हुआ कि आप वोट नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है जो प्रोसीडिंग्स है वो देख सकते हो, कौन क्या बोल रहा है, किस बात पे क्या बोल रहा है। अब की बार पीछे बैठ के, जो सब लीडर्स बैठते हैं उनके पीछे बैठ के, अब की बार क्या है, इसको उन लीडर्स के बराबर बैठाया गया है, ठीक है। लेकिन वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि इसकी मतलब जो कहते हैं ना कि इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो मतलब जो इनकी जो स्थिति है संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उस स्थिति के अंदर, ओहदे के अंदर इनमें वृद्धि हुई है। किसके? फिलिस्तीन के, ठीक है। और ये इसको ये राइट ऐसा थोड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे ही दे दिया ना, इसके लिए क्या है, वोटिंग हुई, और उसमें भारत सहित 140 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया कि भाई इसको अतिरिक्त अधिकार दिए जाएं और ये इसको संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाए, उसी लिए ये दिया गया। अब जैसो अभी इनका दुश्मन कौन है? इजराइल। तो जैसे ही इनकी अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो इनके तो मिर्ची लगनी थी इजराइल वालों को, तो उन्होंने क्या है, इसकी आलोचना कर दी कि भाई ये तो गलत है, ये तो सदस्यता है, सदस्यता और विशेषाधिकार वालों को, संप्रभु राज्यों को ये ऐसा कैसे है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इनको वोटिंग का थोड़ी दिया है, इनको तो सिर्फ बैठक में बैठने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो हुआ क्या था, कहाँ इनको बैठाया? जो फिलिस्तीन स्टेट के नाम से इनकी कुर्सी लगाई गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, अपन इनकी एक बार लोकेशन देख। चलिए, ये हमारा देश भारत, इससे हम पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो ये देखो पश्चिमी देश आ गए, है ना। और यहाँ पर आपका इजराइल और फिलिस्तीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वेस्ट बैंक, ये वाला एरिया, और ये इधर गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है। ये वेस्ट बैंक और ये गाज़ा स्ट्रिप, ये फिलिस्तीन के क्षेत्र हैं दोनों, ठीक है।
और बाकी ये इजराइल है, ये आपको पता ही है, ये बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला एरिया है, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप मतलब तैयार करके जाएं, ठीक है। और ये इस तरफ रेड सी, लाल सागर है ना, और ये स्वेज नहर, ये इधर भूमध्य सागर, साइप्रस, तुर्की, ठीक है। तो इस तरीके से साथ के साथ लोकेशन देखते रहें ताकि पेपर में आपको रटना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू और ये एमसीक्यू बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है भाई 70+, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि आयुष्मान भारत की जो स्कीम है और उसको मोदी जी ने अगस्त में घोषणा करी थी कि जो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी इसका लाभार्थी माना जाएगा। जनरली तो क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक जो जनगणना है उसके आधार पर लाभार्थी माना जाता है। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई 70 साल से ऊपर जो भी है वो वृद्ध जो है वो लाभार्थी होंगे। वो किसी भी भले उनकी आय कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 70 से ऊपर उनकी आयु कितनी भी हो ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है। वो देश में कहाँ निवास कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता। यानी अरबपति से लेकर, रंकपति से लेकर रजपति तक, रोडपति तक, करोड़पति तक सब इसके अंदर लाभार्थी होंगे, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का इसमें जो है वो आयुष्मान भारत के तहत जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो कैशलेस इलाज निःशुल्क फ्री मिलता है, ठीक है। वो फैसिलिटीज़ इन वृद्धों को मिलेगी। तो ये आप कंटेंट कहाँ डाल सकते हो जो वृद्धों से रिलेटेड आपका पेपर 1 के अंदर सोशल साइंस वाला है उसके अंदर जो है ना कि वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनके लिए क्या क्या जो है उसमें जैसे आपका बाल विवाह और वो सब जो चैलेंजेस हैं उनमें वृद्धों के लिए जो अलग से एक टॉपिक मेंशन है तो उसके अंदर आप ये चीज़ डाल सकते हो, मतलब आप प्रैक्टिस की राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम, ठीक है। ये इस पे बेस्ड एमसीक्यू है, देन एमसीक्यू बेस्ड आपका आंसर है। एक था भाई पोलरिस डॉन मिशन, इस समय थोड़ा न्यूज़ में था। ये क्या था, ये स्पेस एक्स का जो है ना ये एक प्राइवेट जो है वो मिशन था, ठीक है। इसमें क्या करवाया गया था, प्राइवेट लोगों को 20 मिनट तक स्पेस वॉक करवाई गई थी। एक ड्रैगन के अंदर जो है कैप्सूल से ये ऊपर गए और वहाँ इन्होंने 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती से और ये स्पेस वॉक किया है। ये अपनी तरीके का इस तरीके का पहला है ना भाई, मतलब जो प्राइवेट है। और स्पेस एक्स जो इसकी एलॉन मस्क की जो कंपनी है उन्होंने ये उनका ये प्रोजेक्ट था, अभी पैसे दे के आप वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो अंतरिक्ष के अंदर जाके, ठीक है। तो 2 अंतरिक्ष यात्री जो गए थे इसमें एक तो थे जेरिड इसाकमैन और सारा गिलिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि जेरिड इसाकमैन कौन था और सारा गिलिस कौन है, ठीक है। और इनके साथ क्या है, ये जो सूट पहन के गए थे ना वो था ईवीए सूट। ये इस तरीके का सूट कोई अंतरिक्ष यात्री पहली बार पहन के गए थे। तो ये क्या है, इनकी इस सूट की भी ये टेस्टिंग कराए कि भाई अंतरिक्ष में ये कंपेटेबल है कि नहीं। क्यों अभी तक तो आप देखते हो जैसे नासा के और ये जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो एकदम भारी भारी ऐसे फूला हुआ सा सूट पहन के जाते हैं। ये जनरली अपन जो धरती पर कपड़े पहनते हैं उस तरीके का सूट है और इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो भविष्य में क्या होगा कि इस सूट को एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज किया जा सकेगा ताकि उनको वैसे मतलब कंफर्टेबली फील हो। तो ये सूट की भी ये इन्होंने साथ के साथ टेस्टिंग कर दी अंतरिक्ष में जाके, ठीक है। बाकी आप ये स्लाइड देख लेना और इनफैक्ट मेन बात मैंने बता दी। और ये इसका एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू बेस्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट है जो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास मैंने बताया था और ये डिफेंस एविएशन एक्सपो चल ही रही थी, है ना। तो जो सेकंड पार्ट जो था ना तरंग शक्ति का वो जोधपुर में हुआ था, ठीक है। कब से कब हुआ था, 29 अगस्त से 14 सितंबर तक। 12 देशों की वायुसेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 28 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन से प्रदर्शन हुए, तो एरोबेटिक टीम है हमारी सारंग सूर्य किरण, उन्होंने जो है यहाँ मतलब अपना जो करतब दिखाए। और हेलीकॉप्टर कौन सा प्रचंड और तेजस, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, ठीक है। और बाकी राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला था कि भाई HAL और फ्रांस की एक सफरन द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए हाई पावर इंजन का निर्माण आप ये दोनों मिलकर करेंगे। जो चीता हेलीकॉप्टर है ना उसके अंदर उस इंजन को लगाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो MSME वगैरह जो इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो क्या डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, उनके अपने प्रोडक्ट को भी उन्होंने शोकेस किया था, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट मतलब 2024 के सितंबर के अंतर्गत तक 90 देशों को भारत जो है वो अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हम पहले केवल आयातक होते थे, अब हम आयातक के साथ निर्यातक भी हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मोस हम किसको बेच रहे हैं बताओ, है ना, फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है, ठीक है। ये MCQ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई
राजस्थान के जो सीएम है श्री भजनलाल शर्मा जी, वो दक्षिण कोरिया के दौरे पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली कि भी राजस्थान के अंदर जो भिवाड़ी नीमराणा वाला एरिया है ना, नीमराणा के रिको के अंदर जो है हमने एक अलग से डेडिकेटेड जापानी जोन बनाया हुआ है। जो जेट्रो जो है ना, जेट्रो जो जापान की एक एजेंसी है, उसने और रिको ने मिलकर ये एमओयू के थ्रू ये बना हुआ है। तो उस डेडिकेटेड जोन का मतलब क्या हो गया कि उस वहाँ पर जापान की इंडस्ट्रीज़ आके अपना अगर कुछ भी कोई प्लांट लगाती हैं या कुछ सेटअप लगाती हैं या इन्वेस्ट करती हैं उस एरिया के अंदर, तो उनको ज़्यादा जो उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे वो अपने जापान के अंदर करती हैं, है ना। जैसी सहूलियतें वहाँ मिलती है तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि भी दूसरे देश में जाके कर रहे हैं। उनको लाइसेंस, अनुमति, वो सब चीज़ें ईजिली मिलती जाएंगी अगर उस क्षेत्र के अंदर लगाती हैं। तो इससे क्या होगा कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो हमारे लोकल एरिया के लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा और हमारी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट की वो अच्छी होगी। इसी तरीके से जो सीएम है ना, वहाँ कह के आए हैं कि भाई कोरिया का भी हम एक डेडिकेटेड जोन बना देंगे अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो। हमारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि एक तो हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो है वो उसका बड़ा पोर्शन हमारी स्टेट से गुजरता है, एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा दिल्ली एनसीआर की हम नेबर स्टेट हैं, प्लस हमारे कई शहर एनसीआर में आते हैं। तो और तीसरा ये है कि भाई हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली हरियाणा और दिल्ली और यूपी उनके तुलना में अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका सेफ़ एंड सिक्योर भी है। तीसरी बात ये है, और मतलब नेक्स्ट बात ये है कि भाई यहाँ पर मिनरल्स और वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको रॉ मटेरियल भी इजीली मिलेगा, ठीक है। चौथा ये है कि भाई यहाँ से डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे निकलते हैं, जैसे अमृतसर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना। तो आप अपने प्रोडक्ट को इजीली पोर्ट पे लेके जाओगे तो आपको सहूलियत है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और डेवलप कर रहे हैं हम, है ना। और सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू आपको जल्दी सी आपको क्या है मिल जाएगी, क्लियरेंस मिल जाएगा, ताकि आप इंडस्ट्री लगाने में आपको ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा बोल के आए हैं कि भाई हम ऐसा डेवलप कर देंगे। वो देखते हैं वो कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। स्टोन उद्योग जो दक्षिण कोरिया का मतलब मेन इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टोन उद्योग, उसका यहाँ पर वो अगर अपना 80% स्टोन जो है चीन से आयात करता है दक्षिण कोरिया, है ना। तो वो राजस्थान में विनिर्माण करेगा तो यहाँ पर इकाइयाँ करेगा, लगाएगा, तो स्टोन इंडस्ट्री यहाँ पर जो है अच्छे से ग्रो करेगी। स्टोन मार्ट एक एग्जीबिशन हमारे यहाँ स्टेट के अंदर हर साल होती है ना। तो ये इस पे बेस्ड एमसीक्यू और ये एमसीक्यू बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है भी मार्क 2। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, और अब आ गया आपका तेजस मार्क 2, ठीक है। तो अपेक्षित ये कब तक उड़ेगा, तो इसकी पहली उड़ान अभी ये डेवलपिंग स्टेट में है, तो ये 2026 में संभावित है। इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिए गए, प्रोटोटाइप मतलब एक डेमो बना लिया गया, भी इस तरीके का दिखेगा और इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एक सेकेंड। और नेक्स्ट ये जो 4.5 PD का मल्टीलेटरल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। ये वायुसेना में जो पुराने जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 है, उन सबको रिप्लेस करके और इसकी जगह ले लेगा। तो ये सब तो हमने इंपोर्ट किए थे और ये हमारा खुद का घर का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो इजी बात सही है कि भाई घर का यूज़ होगा तो हमें एक तो सस्ता पड़ेगा, प्लस ये यहाँ ही बनेगा तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इसमें अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिकल है उसका एक शक्तिशाली इंजन है F414, वो इसमें लगेगा। मार्क 1A में कौन सा इंजन लगा है, जो मैंने अभी आपको बताया था 404 यानी 404, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि टेक ऑफ जो वेट है, यानी जो धरती से उड़ते समय ये 17.5 टन तक का वज़न ये उड़ सकता है। मतलब इसका प्लस इस पर जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो सब मिला के 17.5 टन तक का वज़न लोड होगा ना टोटल, ठीक है। मतलब ये तो हो गई जहाज, ठीक है, और ये इस पर लगाया बम। इन दोनों का वेट जो कितना है, मैक्सिमम 17.5 टन तक जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये अगर आपने वेट कर दिया तो ये एयर स्ट्रिप से ऊपर उठेगा ही नहीं, टेक ऑफ ही नहीं करेगा। तो ये मैक्सिमम इसका वो जो है टेक ऑफ वेट है, ठीक है। और इसमें सिंगल इंजन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है ये। तो इसकी गति जो है वो मैक्सिमम कितनी है, 2385 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल और बम लगाने के इसमें 13 पॉइंट इसमें हार्ड पॉइंट बनाए गए। कौन डेवलप कर रहा है इसको, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। कहाँ है ये, बेंगलोर में, ओके। ये इस पर बेस्ड एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू बेस्ड आंसर है। नेक्स्ट है भाई एक पुरस्कार, ये मतलब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रोचक खबर है ये। देखो, इग नोबेल पुरस्कार दिया जाता है एक, ठीक है। ये क्या है, जो अजीब सी जो रिसर्च होती है, अंट शंट सी, अलग सी, मतलब क्या ही बताएं उसको कि भाई उसके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं कि थोड़ा है रिसर्च, कुछ इनोवेशन है, ठीक है, लेकिन है थोड़ा अलग टाइप का,
तो उसके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। असामान्य जो वैज्ञानिक खोज होती हैं उनके लिए दिया जाता है। आयोजन कौन करता है इसका? एनल्स ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च इसको आयोजित करता है, जो ये एक मैगजीन है। ठीक है, मोटो क्या है? ताकि लोगों को हंसाने और अलग तरह को सोचने के लिए प्रेरित करते रहें, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो मिसाइलों को दिशा देने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो मतलब किसी ने रिसर्च करी कि भाई मिसाइलों को डायरेक्शन देने के लिए आप कबूतरों को यूटिलाइज कर सकते हो। कितनी वियर्ड सी रिसर्च है। तो एक तो इसको अवार्ड मिला है। दूसरा है कि भाई मरी हुई मछलियों की तैरने की क्षमता खोज दी, कि मछलियाँ मरने के बाद भी तैर रही हैं, तो वो इसने डिस्कवर कर दी। ठीक है, तो उसको एक ये अवार्ड मिले। इसमें क्या मिलता है? जिम्बाब्वे का 100 खरब डॉलर का नोट मिलता है। अब जिम्बाब्वे का आपको पता ही है 100 खरब का डॉलर का नोट कितना का होता है ना। वहाँ डीमोनेटाइजेशन बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था, जो वहाँ के जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो इसीलिए क्या है, ये वहाँ का नोट दे। ठीक है, और ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू है। देन ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आंसर है। नेक्स्ट है भाई, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो गुजरात में चली। किन किन के बीच में? भुज और अहमदाबाद के बीच में। कब? 16 सितंबर, जो मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था उससे पहले दिन। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन क्या है? ये मतलब जैसे वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, उसी तरीके की ट्रेन है, उसी स्पीड से चलेंगी, लेकिन मेट्रो की तरह, मतलब दिन में जाके वापस आएंगी। कंपेयर इसमें क्या है, बैठने की सीटें हैं छोटी, मतलब आप इसका अगर इमेज देखोगे तो क्या है कि ये फैसिलिटी उन दो शहरों के बीच में मेट्रो की तरह जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, और वंदे भारत ट्रेन के कंपेयर में ये सस्ती होती है। ठीक है, तो इसकी रफ्तार जो हाईएस्ट है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि अभी तो इसको 75-90 पे चला रहे हैं, लेकिन ये इतनी है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में चली है? भुज और अहमदाबाद के बीच में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन कौन से दो स्टेशन के बीच में चली है। ये एमसीक्यू और ये एमसीक्यू आंसर। नेक्स्ट है भाई, एक क्या था कि क्षुद्र ग्रह था एक, उसका टुकड़ा क्या है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गया, और इसने कई दिन तक ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसमें चक्कर लगाया। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो क्या, वो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको उसका क्या कहते हैं? उपग्रह, यानी चंद्रमा। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? हमारा चंद्रमा। तो इसने भी चक्कर लगाया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? पृथ्वी का मिनी चांद। छोटा सा था, अभी वाला जो चंद्रमा है जो चक्कर लगा रहा है उसके कंपेयर में छोटा था, इसलिए इसको मिनी चांद बोल दिया। ठीक है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं है, सिर्फ 29 सितंबर से और 25 नवंबर तक ये अस्थायी रूप से पृथ्वी का परिक्रमा करता रहा। ठीक है, ऐसी कुछ जियोग्राफिकल और एस्ट्रोफिजिकल चीज़ें चेंज हुई कि भाई ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गया, और इसने इतने टाइम पीरियड तक इसमें पृथ्वी के जो कक्षक है उसमें चक्कर लगाया। ठीक है, कारण क्या था कि क्षुद्र ग्रह 29 सितंबर को पृथ्वी के इतने करीब आ गया था कि भाई गुरुत्वाकर्षण में फंस कर ये अस्थायी रूप से परिक्रमा करने लगा था। ठीक है, और इस जो क्षुद्र ग्रह, इसका नाम क्या है? एस्ट्रॉयड 2024 PT5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये इतना छोटा था कि हमें नंगी आंखों से तो ये दिखता ही नहीं, इसके लिए दूरबीन और वो टेलीस्कोप वगैरह की आवश्यकता थी। और पृथ्वी का एक पूरी परिक्रमा करने में पहले ही ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा, यानी इसका एक चक्कर पूरा नहीं होगा, इससे पहले ही जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके फोर्स के जो इम्पैक्ट एरिया है वहाँ से ये बाहर निकल गया, और ये हमारे वायुमंडल से जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया, और ये चक्कर इसका रह गया वहीं से, मतलब उतना ही चक्कर लगा पाया ये। ठीक है, और चांद जो है वो टूट के दूसरी सोलर सिस्टम में चला गया। ठीक है, एक चंद्रमा, वैसे हम अपने वाला चंद्रमा कितने में करता है? 27.3 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है। ये एमसीक्यू और ये एमसीक्यू का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जोरावर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त चीज़ है ये। जोरावर क्या है? डीआरडीओ और एलएनटी, जो दो, डीआरडीओ तो गवर्नमेंट का है और एलएनटी प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने क्या है, पहला स्वदेशी यानी खुद का हल्का टैंक बनाया है। जो इसकी खासियत क्या है? एक तो ये ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मतलब उनके लिए डेडिकेटेड ये बनाया गया है। अभी जैसे कल को ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके की पाकिस्तान हरकत कर रहा है, तो ये टैंक क्या करेगा भाई, अभी जो टैंक है उससे ज़्यादा तो इसकी कैपेसिटी है, और पहाड़ी इलाकों के अंदर टायर लगे हैं इसमें नीचे, सीधा ही जैसे कार चढ़ती है वैसे चढ़ जाएगा। ठीक है, और 25 टन इसका वज़न है अब तक का ये सबसे हल्का है, और इसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबसे अच्छी बात यह कि भाई हेलीकॉप्टर से भी इसको ले जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर से कैसे ले जाएंगे? रस्सी बांध के और ऊपर मतलब लटका के ले जाएंगे। अगर आपने देखा हो तो मुझे ये देखने का एक बार सौभाग्य मिला है बचपन में, जब मैं मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर मतलब मैं छत पे सो रहा था, तो मतलब ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर जा रहा था, जैसे ये हेलीकॉप्टर है, और उसके नीचे ये जिप्सी नहीं होती आर्मी की,
मारुति वाली, वो ऐसे लटका रखी थी। तो मतलब बड़ा ही देखने में रोमांचक था वो, कि हेलीकॉप्टर के नीचे ऐसे जिप्सी लटक के और वो लेके जा रहे थे, है ना। तो उसी तरीके से इसके टैंक को नीचे लटका के और लेके जा सकते हैं, ठीक है। और रेगिस्तान और पानी में भी चलने में ये सक्षम है। 105 mm की इसमें तोप लगी है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ है। यानी अगर किसी टैंक को टारगेट करके वो जो अगर एक बार वहाँ से कुछ मिसाइल लॉन्च कर दी, तो भाई वो टैंक आगे वाला कितना इधर उधर घूम जाए, वो उसको गाइडेड है तो वो वहीं जाके उसको सटीक निशाना ट्रेस करके मार देगी, ठीक है, आगे वाले के टैंक को ख़त्म कर देगी। और इसमें मशीन गन भी लगी है। इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस, ये और मजबूत कवच, ठीक है। नामकरण इसका जोरावर क्यों रखा गया है, तो एक जनरल थे इंडियन आर्मी के जिनका नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया, उनके नाम पर ये रखा गया है। इन्होंने क्या है, लद्दाख में जो है, जो एक युद्ध के अंदर जो है विजय भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ऐसे कुल 354 टैंक खरीदेगी, ठीक है। शुरुआत में 59 टैंक लिए जाएंगे जिनको चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा, ओके। ये नेक्स्ट भाई इस पे बेस्ड MCQ, और ये MCQ पे आपका आंसर। नेक्स्ट है जो NAL है। NAL क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। इसने क्या है, एक ड्रोन बनाया है, बहुत बड़ा सा ड्रोन। और एक सेकंड, ड्राइंग इतनी, ये ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन बनाया है। और ये सोलर बेस्ड ड्रोन है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ना, इन पे सब पे यहाँ सोलर प्लेट लगाई हैं। अब क्या है, ये जो ड्रोन है, अब ये आपका आगे से तीखा हो गया और ये पीछे से ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब ये ड्रोन क्या है, जो मतलब उड़ेगा ना, तो इसकी मतलब वैसे ड्रोन को उड़ने के लिए बैटरी चाहिए। अब इस पर सोलर लगा है तो इसकी बैटरी क्या होगी, रियल टाइम में चार्ज होती रहेगी। तो इसकी इस वजह से क्या है, ये 90 दिनों तक तो हवा में रह सकता है। और इसकी कैपेसिटी में अगर देखें तो 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर रात और दिन चल सकता है। और ये पेलोड ले जाने में भी सक्षम है, ठीक है। और ये मानव रहित सौर ऊर्जा चलित है। मानव रहित वाला मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में भी बताया था, UAV तो जो होता है ना, तो ये UAV है। और हाई एल्टीट्यूड और सूडो सैटेलाइट इसको नाम दिया गया है, यानी HAPS इसको नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है कि भाई युद्ध के दौरान एक तो दुश्मनों की निगरानी कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ वो लोग बैठे हैं और क्या क्या किस तरीके से उनके पास हथियार वगैरह हैं, तो ये ऊपर उड़ते उड़ते ही उनकी टो ले लेगा, ठीक है। तो टोही विमान की तरीके से यूज होगा। और दूसरा क्या है, इसमें मिसाइल वगैरह लगा के भी वायु रक्षा हथियार के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका परीक्षण हो रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खास बात क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च करके अगर हम किसी का ट्रेस करें कार्टोसैट वगैरह के थ्रू है ना, तो उसके कंपेयर में ये हमें सस्ता पड़ता है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो एयरबस जो एक कंपनी है, उसने जेफायर नाम का ऐसा ड्रोन बनाया है। अमेरिका भी बना रही है, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये सभी ऐसे जो है ड्रोन विकसित कर रहे हैं। तो ये हमारा इंडिया का खुद का जो नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड है, उन्होंने खुद का अपना डेवलप किया है। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, HAPS। HAPS स्टैंड्स फॉर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, ओके। ये इस पे बेस्ड MCQ, और ये MCQ बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट अभी सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा क्या है, नौसेना की 2 महिला ऑफिसर्स हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ये पूरी दुनिया का एक समुद्री जो यान है उसके थ्रू ये क्या है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी, ठीक है। और जो पोत है जिसके थ्रू ये चक्कर लगाएंगे उसका नाम है ISNV तारिणी। ये 1-2 बार पहले भी जो UPSC के कुछ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और RPSC में भी पूछा जा चुका है, SSC में भी पूछा जा चुका है। मतलब ऐसे अभियान चलते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपसे भी पूछा जाए RS मेंस में, ठीक है। तो दोनों जो ऑफिसर्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, और जिस पोर्ट को ये यूज़ कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। और करेंगी क्या, ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ताकि नारी शक्ति की जो महिला की मतलब कि भाई महिलाओं को ऐसे समझा जाता है ना कि भाई ये कमज़ोर है, तो दिखाएं कि भाई कमज़ोर उमज़ोर कुछ नहीं है, मौका मिले तो आदमी से आगे जाती हैं महिलाएं, ठीक है। ये इस पे बेस्ड आपका MCQ, और ये MCQ बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट, डायमंड लीग हुई थी एक। डायमंड लीग की क्या होती है, एक एथलेटिक्स की जो टूर्नामेंट है, उसके अंदर क्या है, जो हमारे सुपरस्टार हैं नीरज चोपड़ा जी, वो मामूली अंतर से मात्र 1 सेंटीमीटर से उनका भाला पीछे रह गया और वो सेकंड पोजीशन पे आए और उन्होंने वहाँ रजत पदक जीता, ठीक है। ये बात इस स्लाइड के अंदर आपको बताई गई है। तो नीरज चोपड़ा ने क्या 87.86 मीटर का थ्रो किया था। तो फर्स्ट नंबर पे यानी स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं, जो 87.87 मीटर के साथ थ्रो में ये चैंपियन बने। अभी क्या है, बेंगलोर के अंदर है ना, एक नीरज चोपड़ा के नाम पे नीरज चोपड़ा क्लासिक्स के नाम से एक एथलेटिक्स भाला फेंक की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें विश्व के
बड़े बड़े जो भाला फेंक खिलाड़ी है वो आएंगे। हालांकि पाकिस्तान के जो अरशद नदीम हैं जो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते थे, उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसके लिए मतलब नीरज को बुरा भी लगा था और उन्होंने बोला भी था, मतलब 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट भी जारी किया था कि ये गलत बात है। और वास्तव में ये गलत बात है कि भाई आप खिलाड़ी स्पोर्ट्स भावना से खेलता है देश के लिए, है ना, तो वो वाक़या आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये ग्रेनाडा के जो एंडरसन पीटर्स हैं ये भी इस नीरज चोपड़ा क्लासिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, इन्होंने कंफर्म किया है। ठीक है, और तो ये इस डायमंड लीग के अंदर जो है नीरज सेकंड पोजीशन पे रहे थे। इससे पहले 2022 में नीरज जो है यहाँ गोल्ड इसी डायमंड लीग में विजेता रहे थे, मतलब गोल्ड मेडल जीता था, और 2023 में भी ये सेकंड पोजीशन पे रहे थे, उप विजेता रहे थे। ठीक है, ये MCQ और ये MCQ बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है NPS वात्सल्य। NPS आपको पता है ये पेंशन से संबंधित स्कीम है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये NPS वात्सल्य बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित क्या है कि भाई NPS के अंदर बच्चों का खाता खुलेगा 18 साल से कम का, तो 18 साल से कम। ठीक है, और इसमें पैसे कौन डालेंगे? उनके पेरेंट्स। ठीक है, कब तक? 18 साल तक। अब 18 साल पूरे होने पर क्या होगा? खाता स्वतः अपने आप ही सामान्य NPS में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको ऑपरेट कौन करेगा? वो बालिग हो गया वो बच्चा, वो खुद करेगा। ठीक है, निवेश की सीमा क्या है कि मिनिमम आपको 500 रुपये प्रति माह यानी साल के 6,000 रुपये। ठीक है, 12×5 = 60, 6,000 रुपये, और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब बालिग हो जाएगा तो उसके पास, बच्चे के पास 2 तरीके के विकल्प रहेंगे। एक तो क्या है कि 75 वर्ष तक इसको एज ए NPS जारी रखे, या फिर गैर NPS में परिवर्तित कर दे, जिसमें 20% तो उसको सिंगल टाइम एक मुश्त राशि निकाल लेगा और बाकी जो अमाउंट बचेगी 80% वो एन्युटी प्लान में निवेश हो जाएगा। ठीक है, और वैसे क्या है कि खाता खुलाने के बाद पेरेंट्स खाता बनने शुरू होने के 3 साल बाद 25% तक और 5 साल बाद 20% तक टैक्स फ्री इसको पैसा निकाल सकते हैं, बाकी की राशि एन्युटी में चली जाएगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आई है बच्चों को डेडिकेट होके, मतलब बच्चों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये MCQ और ये आंसर। नेक्स्ट है भाई, जो PM नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था उस दिन राजस्थान में 2 इवेंट हुए थे। एक तो अभियान शुरू किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, वो था स्वच्छता सेवा अभियान, और दूसरा रोजगार उत्सव मेला। स्वच्छता सेवा अभियान में तो क्या था कि विकास, जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने अपने अपने प्रभारी जिलों में जाकर जो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास वगैरह, और जो PM आवास योजना के जो लाभार्थी थे उनको सम्मान और उनको गृह प्रवेश वगैरह वो सब करवाया। और रोजगार उत्सव में क्या था कि जैसे राजस्थान सरकार में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए थे उनका अपॉइंटमेंट लेटर जो है, जो रिक्रूट हुए थे बच्चे, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है उस दिन दिया गया था। अभी 2 दिन पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजगार उत्सव मनाया, तो ये एक नया ट्रेंड है। मतलब आप मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि भाई आप देखो कितना अच्छा कर रहे हो। रोजगार तो पहले भी मिल रहे थे, गवर्नमेंट जॉब तो लोगों को पहले भी लग रही थी, लेकिन इस तरीके से नहीं होता था। ये मतलब अलग चीज़ है, तो अच्छी भी है। ठीक है, ताकि वो जुड़े कि बच्चों को भी लगे कि हमने देखो कितना बड़ा अचीवमेंट करा है। ठीक है, नेक्स्ट ये MCQ है, ये MCQ बेस्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट है भाई, MANIT है भोपाल, जिसको NIT भोपाल बोलते हैं, उसके जो आर्किटेक्चर के छात्र हैं उनको एक 3D स्कैनर लैब मिली है। 3D स्कैनर लैब क्या है? ये इसकी खासियत क्या है कि भाई आर्किटेक्चर वालों को मिली है, तो इसकी खासियत क्या है कि ये लैब क्या करेगी कि कोई सी बिल्डिंग है ना उसको स्कैन कर लेगी लाइट मार के, और फिर स्कैन करके ही वो जो एक उपकरण है वो लैब में एनालिसिस करके बता देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है, कहाँ पर कितनी रिपेयर की ज़रूरत है, कहाँ कितना प्लास्टर की ज़रूरत है, सरिया बदलने की ज़रूरत है, छत बदलने की ज़रूरत है या नींव बदलने की ज़रूरत है। वो सिर्फ आपका डिजिटली एनालिसिस करके बता देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रियल टाइम में तोड़ फोड़ कर करके नहीं देखना पड़ेगा, और इन बच्चों को डेटा जो मिलेगा वो लैब में आपके एनालिसिस करेंगे तो पता लग जाएगा, और डेटा स्टोर हो जाएगा। तो उससे आगे की जो कोई किसी तरीके की बिल्डिंग बनेगी तो उनमें कोई कमियां हैं अगर होती हैं तो उनको सुधार के जो है वो उस डेटा को देख के ही वो वहीं बता देंगे। ठीक है, तो ये एक नई तरीके की चीज़ है भाई, टेक्नोलॉजी का यूज़ है ताकि तोड़ फोड़ नहीं हो, और स्कैन करके ही जो है वो बिल्डिंग की अगर कोई जर्जर है, जीर्ण है, शीर्ण अवस्था में, तो किस तरीके से उसका रेनोवेशन करें कि वो बिल्डिंग वापस सही हो जाए। हेरिटेज साइट्स वगैरह को रेनोवेट करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये MCQ और ये MCQ बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है देखो, IL जो अभी डिफेंस एविएशन एक्सपो हो रहा था जोधपुर में, उसके अंदर एक पायलट ने क्या है एक AI बेस्ड एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन सिस्टम बनाया है। एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन सिस्टम क्या होता है कि देखो कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट जब
उड़ता है उससे पहले पायलट क्या करता है, उसमें दो बंदे होते हैं, पायलट और इंजीनियर। तो पायलट क्या करता है, उससे पहले उसको पूरे को हवाई जहाज़ को इंस्पेक्ट करता है कि भाई उसका निरीक्षण करता है किसी तरीके की कमी तो नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो डेली आपको जहाज़ में चढ़ने से पहले फॉलो करना होता है। लेकिन मानवीय भूल होने की संभावना रहती है, तो उसी जो इंस्पेक्शन है उसके अंदर क्या है, इन्होंने एआई आधारित एक जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, ताकि जो मानवीय भूल होने की गुंजाइश है वो कम की जा सके। न्यून जीरो होना तो देखो संभव नहीं है, इंसान से कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको इतना कर दिया कि वो नेग्लिजिबल हो जाए और बड़ा नुकसान नहीं हो। ठीक है, जिसमें जैसे ये इस होगा, होता कैसे है ये मतलब ये कैसे काम करता है, तो ये क्या होता है कि सिस्टम में कैमरों की मदद से बारी से जैसे पैनल, गोज, पंख, टायर आदि इनकी जांच करता है और सही हिस्सों पर ग्रीन लाइट देता है, और कहीं नुकसान कहीं कमी लगती है तो वहाँ रेड लाइट देता है। तो उड़ान से पहले मैनुअल निरीक्षण करना होता है, तो उसमें कोई चूक की संभावना नहीं रहेगी। तो ये एक कोई एजेंसी ने नहीं बनाया, ये भाई साहब मतलब खुद एयरफोर्स के एक पायलट ने ये चीज़ डेवलप कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू इसी स्लाइड पे, और ये एमसीक्यू पे आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी चिकित्सा संस्थानों की जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग क्या होता है कि भाई ये मान लो कोई सरकारी संस्थान है, इसका अक्षांश और देशांतर निकाल के और ये बता दिया कि भाई ये इस जगह स्थित है। तो अब क्या है, जैसे ये आपकी धरती है ना, तो आप पर्टिकुलर आपको जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में मान लो ये जयपुर है, अब जयपुर का आप पर्टिकुलर किसी एक जगह पे जाके कि भाई यहाँ पर ये इस जगह कोई ये पॉइंट आ गया है ना, इस पॉइंट पे कोई हॉस्पिटल है, इसको लोकेट कर दिया, और उस जियो टैगिंग के साथ ही क्या कर दिया, उसकी उस हॉस्पिटल के जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड हो रही हैं उन सबको मेंशन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि भाई सेंट्रलाइज एक तरीके से क्या हो जाएगी, उस सेंटर की, हेल्थ सेंटर की एक कुंडली तैयार हो जाएगी, जिसमें लोकेशन उसकी क्या अभी स्थिति है, किस पोजीशन में है वो, ठीक है, उसके प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर और बेड संख्या, कितनी उसमें रिसोर्सेज हैं, वो सब एक ही क्लिक पर, जैसे ही आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे, जैसे होता है ना कई बार, तो यहाँ एक पॉपअप विंडो के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो सिर्फ आपका माउस स्क्रॉल करने पे। तो ये मॉनिटरिंग और उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप किस में मेंशन कर सकते हो, आप ई गवर्नेंस में ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आरएएस के अंदर, मेंस के अंदर। ठीक है, और ये जो जानकारी है ये स्वास्थ्य पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके, ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू, देन ये एमसीक्यू बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है भाई फंड ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आपसे पैसा लेके उसमें निवेशक का पैसा अलग अलग जो है एसेट के अंदर, ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि जैसे मान लो शेयर मार्केट में कर दिया, कोमोडिटी में कर दिया, धातु वाला सोना चांदी उसमें कर दिया, तो एक मार्केट डाउन हो रहा है दूसरे से ऊपर हो रहा है तो बेनिफिट हो गया, ये डाउन हो रहा है तो ये बेनिफिट हो गया। तो ओवरऑल क्या है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। अब सपोज करो ऐसा ही एक और म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या है लास्ट ईयर बजट में ये बोला था कि हम फंड ऑफ फंड बनाएंगे। वो क्या करेगा, इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, यानी इनको पैसा देगा। ठीक है, निवेशक इसमें पैसा लगाए, वो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएगा, और वो आगे आगे अलग अलग एसेट में पैसा लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, रिस्क जो निवेशक है उसको, जो निवेश का जो है खतरा कम होगा। अभी देखो यहाँ से अगर आप निवेश करोगे तो 3 चीज़ों में जा रहा था, अब अगर आप यहाँ निवेश करोगे तो ये कितनी चीज़ों में जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो तीनों अलग अलग होंगी। तो आपको क्या होगा, जो आपकी रिस्क की जो जोखिम की जो है वो क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब कम होगा जोखिम। ठीक है, तो इस तरीके का है। और अब इसको देख लेते हैं, लाभ क्या होगा। देखो निवेश को विविधीकरण मिलेगा और पेशेवर प्रबंधन होगा। विविधीकरण मिल गया, यहाँ पैसा है वो इधर गया इधर गया इधर गया, तो अलग अलग चीज़ों में डाइवर्स हो गया। फंड ऑफ फंड जो है एसेट को एलोकेट करेगा, और इक्विटी, कमोडिटी, ये मैंने बताया ना अलग अलग उनमें लगाएगा। तो ये यहाँ से पैसा चल के मान लो इसके पास आ रहा है, यहाँ से चल के इसके पास आ रहा है, इधर चल के इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो ये अलग अलग हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो है, इसमें कमी क्या है कि जो अलग से एक्सपेंस रेशियो लगता है वो इन्वेस्टर को खुद को वहन करना पड़ता है। ठीक है, पहली बार इन्वेस्ट करने वालों या एक जगह पर समाधान चलने वालों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ओके, ये इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू, देन ये आंसर। नेक्स्ट है, जो एविएशन एक्सपो हो रहा था ना, उसमें एक फलोदी जो हमारा ज़िला है, नवीन ज़िला है, उसका जो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है डेफटेक एंड ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपना एक प्रोडक्ट अश्व बोट जो है वो शोकेस किया। अब क्या है अश्व बोट, अश्व बोट क्या है, जैसे अभी आईपीएल अगर आप देख रहे हो तो उसमें एक रोबोट घूम रहा है कुत्ते का, कुत्ते जैसा, उसी तरीके का क्या है, इन्होंने घोड़े जैसा एक रोबोट बना दिया। ये भाई घोड़ा है मान लो, ठीक है, ये 4 पैर हो गए, 1 मिनट, अच्छा बनाते हैं। तो
बस इससे अच्छा नहीं बन सकता, डायनासोर टाइप बन गया है। ठीक है, 3 पैर का है भाई, ये एक और बना लो फिर 4 पैर का हो गया। ठीक है, ये इस तरीके का इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है। रोबोट है घोड़े का, घोड़े जैसा। तो ये काम क्या आएगा, जो घोड़े का काम होता है। अभी जैसे पहलगाम अटैक हुआ तो वहाँ क्या कर रहे थे वो लोग, जो खच्चर है वो घोड़ा ही है एक तरीके का। वो क्या है, वो यात्रियों को ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है, सामान ऊपर नीचे लेके जाना, है ना। पहाड़ों पर क्या, जैसे अगर अपने यहाँ अगर आप गए हों, जैसे जयपुर का जो अंदर का एरिया है ब्रह्मपुरी वाला, उसमें जैसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो लोग गधे पे, वो मतलब गधे पे पहाड़ी पे लेके जाते हैं, तो गधे पे दोनों तरफ बोरे लगा के उनमें सामान ऊपर लेके जाते हैं कई बार, है ना। तो इस तरीके का क्या है, ये जानवर का यूज़ होता था। इन्होंने क्या है, ऐसा रोबोट बना दिया जो क्या है सेना के लिए यूटिलाइज होगा, और सेना के लिए हथियार, दवाइयाँ, मिसाइल, ये सब जो है जो हार्ड टेरेन है, पहाड़ हैं, मरुस्थल है, उस क्षेत्र के अंदर लेके जाएगा। अब क्या है, डीआरडीओ ने ये बोला है कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके अंदर हम क्या है, हम सेंसर लगा देंगे, जिससे क्या रासायनिक और जैविक हमले के समय क्या है, परिवहन ये पहले ही सेंस कर लेगा, और जो है परिवहन फिर भी होता रहेगा, यानी फिर भी जो है सैनिकों को सामान ये जो वहाँ पोस्टेड है उनको मिलता रहेगा। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज़ हुआ है, एक लिडार है। ठीक है, लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, लिडार जो होता है, लिडार को अलग से मैं पढ़ा दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर और एआई युक्त तकनीक ये सब इसमें लगे हैं। 4 पहियों पर ये चलता है। ठीक है, जैसे अभी ये कुत्ते वाला दिखा रहे हैं ना आईपीएल में, उसी तरीके का बड़ा है, लेकिन ये घोड़े के जैसा, ये माल भी इधर उधर लेके जा सकता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की इसकी स्पीड है। ये एमसीक्यू है, और ये एमसीक्यू का आंसर है। नेक्स्ट है भाई, विश्व बांस दिवस। विश्व बांस को क्या है, हरा सोना भी कहते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। लाभ क्या है कि बांस जो है ना, और पेड़ों के कंपेयर में ये 35% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। ठीक है, और इसकी इमारती लकड़ी वाला जो है वो तो कॉन्सेप्ट है ही, मतलब अपन देखते ही हैं, जो निर्माण कार्य के अंदर बांस को एज ए सपोर्ट के सिस्टम के तौर पे यूज़ करते ही हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर के अंदर एक सोसाइटी है जिसका नाम है बेम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया, और एक स्कूल है जिसका, वो दोनों मिलकर बेंगलोर के अंदर बहुत सारे बांस लगा रहे हैं ताकि इसको बेम्बू सिटी बनाया जा सके। वो 2030 तक बेंगलोर को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए 30,000 बांस लगाने का उनका टारगेट है। ठीक है, उपयोग मैंने बताई दिए इनका क्या क्या होता है। जो कंक्रीट और स्टील के स्थान पर इनको 30% तक बांस का उपयोग करते हैं। मतलब बेंगलोर में ये करना है ताकि वो जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो। 30 लाख टन तक की इनके कार्बन उत्सर्जन में कमी लेके आनी है। चुनौतियाँ क्या है कि लोग बांस को इतना प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई एक तो इसकी जो जड़ें हैं ना, वो इतनी गहरी होती है कि वो हमारे मकानों की नींव हिला देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भ्रांति है। दूसरा क्या है, कहते हैं कि इससे आग लगने का खतरा है। तो वो तो दूसरों से भी है, दूसरे पेड़ों में भी आग लगने का खतरा है ना। तो ऐसे जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रम होते हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। ये इस पे बेस्ड है आपका एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है भाई, भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार एशिया की एशिया ट्रॉफी जीत ली। किसने, हॉकी ने। तो ये हराया किसको, चीन को। लगातार 5वीं बार एशिया की हॉकी एशियाई जो ट्रॉफी है वो हॉकी इंडिया ने जीत लिया है। ठीक है, कप्तान कौन है, हरमनप्रीत सिंह। ओके, ये भारत का रिकॉर्ड है कि भाई ये मतलब कि 5वां एशिया ट्रॉफी जो है वो भारत ने लगातार जीती है। ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। ओके, और जो फाइनल गोल था ना, जो वो किसने, जो डिफेंडर थे जुगराज सिंह, उन्होंने इसको 51 मिनट में ये किया था। वैसे डिफेंडर कौन थे पहले बताओ, पी श्रीजेश थे। लेकिन उन्होंने क्या है, ओलंपिक के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद उन्होंने वो ले लिया था, संन्यास ले लिया था। तो उसके बाद ये नए डिफेंडर आए हैं, जुगराज सिंह। ओके, ये एमसीक्यू और एमसीक्यू बेस्ड आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परियोजना, ये अब इम्प्लीमेंट ही हो चुकी है। तो अब चाहो तो देख लो, वरना अभी जो अपन अप्रैल 2025 का करंट अफेयर करेंगे तो उसमें और वापस आ जाएगा। क्या है कि कूना से अभी लेके ही आ गए हैं 2 बाघ को। कहाँ लेके आए हैं, गांधी सागर में। ठीक है, तो ये अब किस लिए कि भाई कूना के अंदर हमने जो चीते लेके आए थे अफ्रीकी देशों से, है ना, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनको नई टेरिटरी चाहिए। तो इन दोनों के बीच यहाँ लेके आ गया। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इनकी यहाँ संख्या बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे इस तरफ जाएंगे, और ये पूरा एरिया क्या होगा, जो बीच का, इन दोनों के बीच का ये चीता कॉरिडोर बन जाएगा। इस कॉरिडोर के अंदर क्या है, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का और कुछ राजस्थान का। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, और राजस्थान के कितने हैं, 7। राजस्थान का कौन कौन से जिलों का क्षेत्र है, 12, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। ये एमसीक्यू और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है भाई, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण और वर्तमान स्थिति।
भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीबी रेखा क्या होती है कि देखो एक पर्टिकुलर पैरामीटर डिसाइड कर दें कि भाई इससे जो नीचे है वो गरीब है और इससे जो ऊपर है वो गरीब नहीं है। इससे नीचों को बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं पीएल, पीएल यानी पॉवर्टी लाइन। इससे नीचे वालों को बोलेंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। उससे ऊपर वालों को बोलेंगे एपीएल, अबोव पॉवर्टी लाइन। ओके, तो ये क्यों बाइफिकेशन करते हैं? क्योंकि ये तो इतने गरीब हैं कि भाई इनको, इनके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टारगेटेड स्कीम लेके आएगी, इनके लिए भी टारगेटेड स्कीम लाएगी, लेकिन इस इनके अंदर ज़्यादा, इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या, सॉरी, इनके हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये और ज़्यादा गर्त में चले जाएंगे। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास एक सेक्शन डेटा प्रोवाइड हो जाए कि भाई कितने लोगों के लिए टारगेटेड कैसी स्कीम बनानी है। तो नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में ऐसे जो गरीबी रेखा वगैरह इनके आंकड़े होते हैं ये उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं कि भाई इंडिया के अंदर किस तरीके की वो मतलब गरीबी का डेफिनेशन है। तो विश्व बैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2022 में इन्होंने डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला कि जो प्रतिदिन $2.25 यानी 180 रुपये से कम की आय जो कमा रहा है ना, 180 रुपये से कम, वो अत्यंत गरीब माना जाएगा। लेकिन भारत में औसत गरीबी रेखा जो तेंदुलकर समिति थी, उन्होंने ये बोला कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 1059.42 रुपये प्रति माह या शहरी क्षेत्र में 1286 रुपये प्रति माह अगर कमा रहा है, तो इससे ऊपर है, इतना है, इससे ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, इससे नीचे वाले सब गरीब हैं। और गरीबी क्या है कि पहले तो सिर्फ आय के संबंध में देखी जाती थी, लेकिन अब क्या है, तो मल्टी डायमेंशनल हो गई। ठीक है, अब क्या है, इसके जो गरीबी का निर्धारण होता है उसमें आय के अलावा क्या क्या स्वास्थ्य है, शिक्षा और जो जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड है ना, उनको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। गरीबी निर्धारण की बहुत सारी समितियां बनाई गई थी जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लो, जैसे एक तो योजना आयोग का कार्य समूह था, ये कब बनाया, 1962। एक दांडेकर रथ, इन्होंने ये समिति बनी थी 1971 में। अलग समिति 1989 में, 79 में। लकड़ावाला समिति 1993 में। तेंदुलकर समिति 2009 में। और लास्ट जो लेटेस्ट बनी थी 2014 में, रंगराजन समिति। इसके अलावा नीति आयोग ने भी क्या है, लास्ट ईयर फरवरी 2024 में एक जो है इसके गरीबी रेखा के रिगार्डिंग एक जो बात निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने बात बताया है कि भाई 2022-23 के जो घरेलू उपभोग हुआ है ना, उसके घरेलू उपभोग के व्यय का सर्वेक्षण जो है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है, उसके आधार पर भारत में 5% पर से भी कम लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नहीं, 5% कितने, 140 का 5%। ओके, तो ये हो गया आपका 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 एकम 2 और 2 7 14, यानी 7 करोड़ लोग जो है वो गरीबी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी वो बीपीएल हैं, 7 करोड़ से कम लोग। ये ऐसा जो है नीति आयोग ने बोला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको गरीबी वाला आप जो ये टॉपिक है, ये डायरेक्टली आपके पेपर 1 के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है उसका पार्ट ए जो है, उसका जो लास्ट टॉपिक है उसमें पहले हेडिंग गरीबी है। तो ये आपको फैक्ट है, ये लिखने में कहीं काम आएगा, ऑथेंटिक फैक्ट हैं, तो मतलब एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है भाई ये एमसीक्यू, इस पे बेस्ड। ठीक है, और ये एमसीक्यू बेस्ड आपका आंसर। नेक्स्ट है भाई, देखो रावत भाटा के अंदर क्या है, अपना परमाणु संयंत्र है, उसकी 2 नई इकाई बनाई जा रही है, 7वीं और 8वीं। अब 7वीं तो चालू हो चुकी है, लेकिन हम पुराना करंट अफेयर कर रहे हैं, तो ये अभी इसमें बताया गया भी क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया। क्रिटिकलिटी क्या होती है, देखो जो आपका परमाणु संयंत्र होता है उसमें क्या होता है, ऊर्जा किस तरीके से बनती है, नाभिकीय विखंडन से बनती है ना। न्यूट्रॉन से नाभिक पे मारते हैं और अलग अलग न्यूट्रॉन वो बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ न्यूट्रॉन आएगा और इसका अवशोषण कर लेगा, अब वापस आगे न्यूट्रॉन चाहिए, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि भाई जितने अवशोषित हो रहे हैं न्यूट्रॉन उतने ही उत्सर्जित हो रहे हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा मामला और ये कंट्रोल्ड हो जाएगी प्रोसेस। अदरवाइज तो ये क्या होगा, बम बन जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा तो। ठीक है, तो ऐसी जो स्थिति हम प्राप्त करते हैं उसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकलिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नाभिकीय विखंडन और संलयन तो आ चुका है, तो ये साइंस टेक में आ जाएगा कि भाई परमाणु संयंत्र से संबंधित क्रिटिकलिटी से आप क्या समझते हैं, क्रिटिकलिटी क्या होती है, तो ये आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, तो भारत में क्या है कि 16 स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाए जाने हैं, जिनमें से ये तीसरा है। कौन सा, इकाई 7 वाला। ठीक है, इसमें क्या है, भारी जल में क्या होता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ होता है। कौन सा, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है एज ए मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन को एक तो धीमा करे, है ना, जल्दी नहीं हो, इसको प्रोसेस को स्लो करे, प्लस कूलेंट। ठीक है, कूलेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इसको
जो जब ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगी तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो उस ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है उससे गर्मी जो पैदा होगी उसको शीतलता, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो, ठीक है, उसको शीतलता के तौर पे, शीतलक के तौर पे उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। और स्वदेशी ये तकनीक है, और मतलब ये स्वदेशी परमाणु तकनीक है, और स्वच्छ ऊर्जा होती है परमाणु ऊर्जा, क्योंकि इससे किसी प्रकार की तो नहीं होती, कंपैरेटिवली कम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपको पता है क्या कि भाई परमाणु ऊर्जा से बनती कैसे है बिजली? तो बिजली तो बनती है वही पानी गर्म करने से, लेकिन उस पानी को गर्म करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना वो हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोयले से जब ऊर्जा बनती है तो हम पानी को कोयले से गर्म करते हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसमें हम जो एटम्स को यूज़ करके या एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करके गर्म करते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी होती है उसमें सोलर एनर्जी से गर्म करते हैं। तो आगे तो पानी गर्म जो हो रहा है ना, वो तो पानी गर्म होगा और उससे भाप बनेगी और उसको प्रेशराइज करके और डायनेमो के अंदर यूज़ करके बिजली बनाएंगे। यहाँ का प्रोसेस तो सब जगह सेम है, ठीक है। जो अपन बांध पर जो बनाते हैं उसमें भी ये क्या है, डायनेमो को ही तो घुमाते हैं, वहाँ पानी गर्म नहीं होता, बस ये डायनेमो घूमना चाहिए। यहाँ हम जो भाप से प्रेशर देके उसका डायनेमो घुमा के बिजली बनाते हैं। तो ये एटॉमिक एनर्जी के अंदर क्या होता है कि इस एटॉमिक एनर्जी से पानी गर्म होता है और उस गर्म से जो वाटर वेपर बनती है उनको प्रेशराइज तरीके से यूज़ करके और बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। ये इस पे बेस्ड आपका MCQ है और ये MCQ बेस्ड आंसर है। नेक्स्ट है, ये सेम स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है भाई, क्वाड का एक शिखर सम्मेलन अमेरिका के अंदर हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा की बैठक थी ना, उसमें पार्टिसिपेट करने मोदी जी गए थे। तो वहाँ क्वाड का भी एक क्या हुआ, समिट हुई थी। उसके अंदर क्वाड के अंदर कौन कौन है? इंडिया है, ठीक है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। ये क्वाड की जो है समिट हुई थी। ये 4 इसके मेंबर हैं। अपन इनकी लोकेशन देख लेते हैं, क्वाड मेंबर्स की। एक तो ये आपका हो गया इंडिया, ठीक है, इधर हो गया जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये USA। तो इंडो पैसिफिक जो एरिया है ना वो लगभग सारा ये कवर करता है, ठीक है। तो ये एक बैठक हुई थी वहाँ पर। ये कुछ कुछ जो है वो आगे हो रहेगा कि भी कौन से एग्रीमेंट हुए। एक्सियोम मिशन वगैरह है ना, एक्सियोम मिशन जहाँ पर शुभम शुक्ला जाएंगे अंतरिक्ष में, भारतीय जो है, ठीक है, इंडिया और नासा का, इसरो और नासा का जो कंबाइन मिशन है। तो इस तरीके से क्या है कि ये क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई थी उसके पैरेलल में, ठीक है। आगे बहुत सी चीज़ें हो रहेंगी आप। और इस बैठक में क्या हुआ था, क्वाड कोकस का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपके IR वाले सेक्शन के अंदर होगा। ये पॉइंट्स हैं जो जिन पे डिस्कशन होना था। ये स्लाइड उस होना था उससे थी, आगे स्लाइड आएगी जिसमें क्या डिस्कशन हुआ था वो अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये MCQ और ये MCQ आंसर। नेक्स्ट, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन गोष्ठी हुई थी, उसका नाम था ऐक्या अभ्यास। ये इस गोष्ठी में का आयोजन किसने किया था? तो भारतीय सेना और NDA में जो है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उन दोनों ने किया था। इसका टारगेट क्या था कि भाई कोई आपदा आती है तो सेना और जो NDA में है वो मिलकर एक होकर काम करे, तो उन आपस में जो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, USA और इंडिया ने किया था, अभ्यास किया था। तो वो किस लिए किया था? ताकि कल को कोई युद्ध करना पड़े, USA और इंडिया की आर्मी आप मिलकर अगर कोई युद्ध करें तो वो एक दूसरे के साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर पाएँ। तो इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन जब इंटरनली कोई सी आपदा के अंदर भारतीय सेना और NDA में को करना पड़े तो उस कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग के लिए ये एक तरीके का अभ्यास किया गया। तो इंपॉर्टेंट है एक क्या अभ्यास क्या है, ठीक है। ये इस पे बेस्ड MCQ, देन ये MCQ आंसर। नेक्स्ट अभी, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, उसके याद में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के संरक्षण और उसके महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करना, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण के मुख्य कारक क्या है? सबसे मुख्य कारक है आपके फ्रिज और AC से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है, CFC जिसको बोलते हैं। ये MCQ और ये MCQ बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ये कौन थी? इसकी विजेता ये थी भाई साहब ध्रुवी पटेल। कौन? भारतीय मूल की अमेरिकी थी ये कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। कहाँ हुआ था ये इवेंट? ये हुआ था न्यू जर्सी, अमेरिका में। फर्स्ट रनर अप कौन थी? लिसा अब्दो लहक, कहाँ की? सूरीनाम की। और दूसरी कौन थी? मालविका शर्मा, ये भी कहाँ की थी? ये नीदरलैंड की थी। अभी आपको लग रहा होगा इंडियन सी है, तो इंडियन तो होंगी ना, क्योंकि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, चूज ही मिस इंडिया का होना है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ ले कल को पर्सन इन न्यूज़ में,
ठीक है, ये इस पे बेस्ड MCQ और ये MCQ आंसर। नेक्स्ट है भाई, एक स्कीम जो अभी लॉन्च हो चुकी है, ये इसमें तो बताया कि लॉन्च होगी, है ना, इंटर्नशिप स्कीम जो लास्ट ईयर जो बजट था उसमें घोषित हुआ था। तो ये स्कीम मैं तो चाहूँगा कि भाई अभी जैसे मार्च वाला जब आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार चलो आपको मैं इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होगा कि टारगेट रखा गया है कि 5 वर्षों में देश की जो प्राइवेट कंपनी है उनके अंदर 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, यानी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना, ताकि वो इंडस्ट्री के ओरिएंटेड ट्रेन हो और बाद में उनको स्किल गैप अगर किसी तरीके का है तो उसको दूर किया जा सके और उनका रिक्रूटमेंट और उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके अंदर क्या है, 500 कंपनियां पात्र होंगी। जो कंपनी इंटर्नशिप करवाएंगी उनको गवर्नमेंट से कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 500 कंपनियों को जो है एलिजिबल किया गया है और उनको बोला गया है कि भाई अगर आप ये करते हो ना तो आपका जो ये CSR का जो खर्च करते हो वो इसको इसमें कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है ना, 2022-23 की जो टॉप CSR वाले जो फर्म थी इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी थी, HDFC, TCS, टाटा कंसल्टेंसीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कॉरपोरेट मंत्रालय के तहत ये पोर्टल इसका लॉन्च होगा। ओके, ये इस पे बेस्ड MCQ और ये MCQ बेस्ड आंसर। नेक्स्ट है भाई, अभी जो मैंने बताया आपको इंडिया और अमेरिका वाला, है ना, उधर अपन ने क्वाड को बताया मैंने कि भी क्वाड होगा, तो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भी अमेरिका और इंडिया के बीच में कुछ कुछ बायलैटरल बात हुई थी वहाँ पे, है ना, जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो उसमें कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए थे। इंपॉर्टेंट समझौते हैं कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। देखो, एक तो हुआ था रक्षा सौदा। इसमें क्या हुआ था कि भारत ने बोला है कि हम अमेरिका से 31 ये ड्रोन खरीदेंगे। कौन से, जिनका नाम क्या है, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। ओके, बहुत ही शक्तिशाली और तगड़े ड्रोन है ये। इनमें से 16 आपके स्काई गार्जियन यानी समुद्र वायु सुरक्षा में यूज होंगे और 15 सी गार्जियन यानी समुद्री सुरक्षा में यूज होंगे। ठीक है, उपयोग क्या होगा इनका, खुफिया निगरानी और टोई विमान के तौर पर। सेमीकंडक्टर के रेस्पेक्ट में ये दोनों ने, अमेरिका और इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया है वो ये है कि भी कलकत्ता में क्या होगा, एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसिंग, संचार और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित एक सेमीकंडक्टर का नया प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि इंडिया और US मिलकर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के तहत जेट इंजन, गोला बारूद और ग्राउंड मोबिलिटी के सिस्टम का मिलकर उत्पादन करेंगे। लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी है और टाटा जो भारत का ग्रुप है, ये मिलकर C-130J जो ग्लोब मास्टर एक जो मालवाहक बड़ा विमान है, उस विमान के लिए जो रख रखाव, मरम्मत और संचालन की सुविधा ये प्रदान करने का काम करेंगे। ये इंडिया ने, ये मतलब इंडिया के पास वाहन है, ये ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है ना टाटा और ये दोनों मिलकर काम करेंगे। स्पेस के अंदर जो सहयोग है उसमें क्या है, एक्सियोम मिशन, है ना, ये इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे। तो एक्सियोम मिशन ना, एक्सियोम मिशन आगे आएगा भी। एक्सियोम मिशन क्या है कि भाई भारत का एक जो भारत के अंतरिक्ष यात्री, भारत के एक एस्ट्रोनॉट जिनको हमने व्योम मित्र बोला है ना, व्योम मित्र, वो जाएंगे स्पेस के अंदर स्टडी रिसर्च करने के लिए उसके नासा के प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और इंडिया ने किसको चूज़ किया इसके लिए, शुभम शुक्ला जी को चूज़ किया है। ओके, ग्रीन एनर्जी के अंदर क्या एग्रीमेंट हुआ है कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, पावर ग्रिड, कूलिंग सिस्टम, शून्य उत्सर्जनवान, ट्रांसमिशन, ये सब इनमें जो है एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। हेल्थ में भारत ने ये बोला है कि भाई कैंसर जो है ना, उसके मून शॉट पहल के तहत भारत इंडिया हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए एक तो $7.5 मिलियन का जो है अनुदान देगा। दूसरा क्या है, 40 मिलियन की वैक्सीन देगा। किसकी देगा, तो इंडिया ने, मैंने आपको एक स्लाइड में पहले लास्ट ईयर अगस्त में बताया था कि HPV की वैक्सीन हमने डेवलप करी है। ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस जो है ना सर्वाइकल कैंसर का कॉज है, उसकी वैक्सीन। और बनाई किसने, इसने बनाई है, ये बनाई किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, वही जिसने कोविशील्ड बनवाई थी। ठीक है, तो ये भारत ही बोल रहा है कि हम इसकी 40 मिलियन की खुराक किसको देंगे, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ की महिलाओं का, ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है HPV का जो होता है, जो सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस होते हैं, ताकि महिलाओं की जो मृत्यु दर है सर्वाइकल कैंसर के कारण वो कम हो सके और उनके अंदर इम्यूनिटी पहले से ही बूस्ट हो जाए। ठीक है, कल्चरल दोनों का जो एग्रीमेंट है वो क्या है कि भाई अमेरिका ने जो भारत से तस्करी की गई जो 297 प्राचीन भारतीय जो यहाँ से मूर्तियाँ चोरी करके वहाँ ब्लैक बाज़ार में बेचते थे ना, काले बाजारी करके, तो वो वापस इंडिया को लौटाई हैं। कितनी, 297, ऑलमोस्ट 300। और भविष्य के अंदर क्या होगा, कभी जो 2025 में जो क्वाड का शिखर सम्मेलन है वो इंडिया के अंदर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेपर में या तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, अदरवाइज इंडिया अमेरिका के रिलेशन में कहीं भी आप कुछ लिखो तो ये कंटेंट आपके लिए उपयोगी होगा।
ये इस पे बेस्ड MCQ है और ये MCQ पे बेस्ड आपका आंसर है। अब क्वेश्चंस जो हमने स्लाइड्स के शुरू में भी डिस्कस किए थे, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप क्या है, आप लिखें अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको एक टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ पर इन क्वेश्चंस की आपको PDF प्रोवाइड करवाएं एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में जैसा कि RAS के अंदर आते हैं। तो जैसे ही वो होगा आपको एक अनाउंसमेंट वीडियो के थ्रू आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को लिखें जो आपने अभी लेक्चर में पढ़ा है, उसके बेसिस पे अपने से आंसर लिखें। और फिर मैं इनके मॉडल आंसर के साथ एक दूसरे लेक्चर में इनके आंसर्स को डिस्कस करूंगा। वहाँ आके आप अपने आंसर को टैली करें, कोई कमी है तो उसको सुधारें, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर सहूलियत रहे और आप 100% अपनी जो सक्सेस है उसको एश्योर कर पाएँ। तो ये इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर है और ये इंग्लिश के अंदर है। ये सेम आपका 50 शब्द वाले क्वेश्चन, ये एक बार दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 15 शब्द वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें क्वेश्चंस का। और ये 50 शब्द वाले हैं 5 नंबर के, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। और ये 100 शब्द वाले 10 अंक के क्वेश्चंस हैं, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए। और इतना अच्छे से और फ्री माइंड से टिका के पढ़ाई करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करते हुए पढ़िए। ये ऐसे जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, इनको आप अगर बैठ के लिखने का आपके पास टाइम नहीं है, जैसे खाना खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, उस समय ये लेक्चर देख लीजिए और बाद में अपना क्वेश्चन लगा लीजिए। तो इसी से आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एज़ यूजुअल मैं आपसे एक बार वापस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ताकि यूट्यूब आपके जैसे और जो RAS एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छे लोगों, जो सोसाइटी और जो सिस्टम में आने चाहिए, उनको ये जो लेक्चर है वो उनको सजेस्ट करे, ठीक है। और अगर आपको कोई कमी लगती है या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट के अंदर वो बात ज़रूर लिखें, ताकि हम उसे सुधार कर पाएँ। अभी जैसे बहुत से बच्चों ने सजेशन दी, उसके बाद देखिए आप पहला वीडियो देखिए और अभी की वीडियो देखिए, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात और है कि अपने जो आपका ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, आपका लाइब्रेरी का ग्रुप है, आपका कोचिंग का ग्रुप है, या आपका फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है, या जो जहाँ भी आपको लगता है कि ये लोग RAS की तैयारी कर रहे हैं या इनको करनी चाहिए या कर मतलब शुरू करने वाले हैं, तो उनके साथ आप ये कंटेंट जरूर शेयर करें, ताकि उनको आइडिया लगे कि भाई किस तरीके से पढ़ाई करनी है टॉपिक्स पे, ओके। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।